दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अभी जो भी एपिसोड आएगा ध्रुवंत की, उसका एक फिक्स टाइम बनाया है मैंने। तो अब से जो भी नया एपिसोड अपलोड होगा वह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आएगा और वह वीडियो लाइव चलेगा। और लाइव खत्म होने के कुछ घंटों बाद वह वीडियो अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वीडियो लाइव होने के कुछ समय बाद वह चैनल पर नहीं दिखेगा। तो अगर आप उस वीडियो को बाद में सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, या फिर आप लोग 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में तैयार रहना और डेली वीडियो को देख लेना। और हाँ, हमारे नए चैनल स्टोरी ट्यूब बैक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी वहीं पर अपलोड होने वाला है। यह सुनकर ज्योति की आंखों में ठंडक चमकी। उन्होंने बूढ़े चेहरे की ओर गर्ज कर कहा, मैंने लिरिका को किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, और मैंने कभी नहीं कहा कि लिरिका का मुझसे कोई खून का रिश्ता है। यह बस तुम जिद्दी और हट्ठी बूढ़ों की मूर्खता है, इसलिए तुम सबको शक होता है। उस चेहरे ने गुस्से से दहाड़ा, तुमने हमारा ध्यान भटकाने के लिए लिरिका को मात्र कागज की ट्रेनिंग दी है ना? क्या तुम सचमुच उस पापी खून की रक्षा करना चाहती हो, है ना? ज्योति ने तंज कसते हुए जवाब दिया, मात्र कागज की ट्रेनिंग लिरिका का अपना फैसला था। मैंने उसे न मजबूर किया न इसमें दखल दिया। जब मैं उसे यहां लाई तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बस इतना लगा कि वह बेचारी है और मैंने उस पर दया दिखाई। लेकिन किसे पता था कि तुम बूढ़े घबरा जाओगे और हर किसी को दुश्मन समझोगे। तुम एक मासूम लड़की को भी नहीं छोड़ सकते। उस चेहरे ने कहा, तुम्हारे शरीर की दैवीय नाड़ी साफ तौर पर अलग की गई है। वह खून जरूर उस लड़के मिला होगा। तुमने उसके शरीर में कोई सील लगाई है ना? इसलिए हम इतने सालों की खोज के बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाए, है ना? ज्योति, हमारे दल की संतरी होने के नाते तुम्हारी असाधारण हैसियत और आश्चर्यजनक काबिलियत है। लेविरिया और हजारों दलों में सिर्फ तुम ही महादल के मानिफ से मुकाबला कर सकती हो, जो हमारे जैसे प्राचीन दैव्य दल हैं। अगर तुम दोनों एक हो जाते तो न सिर्फ हमारे दो दलों के लिए यह बहुत फायदेमंद होता, बल्कि मानिफ के लिए दुनिया के नियम तोड़कर ब्रह्मांड का नियंत्रक बनने की संभावना थी। तब तुम हमारी रानी बनती। उनके शब्दों से बूढ़ा चेहरा बहुत गुस्सा हो गया। उसका जवाब चीखों में बदल गया, लेकिन तुमने न सिर्फ असल दुनिया की ट्रेनिंग में किसी नाचीज चींटी से प्यार किया, बल्कि अपनी दैवीय नाड़ी को नुकसान पहुंचाया और एक पापी खून को जन्म दिया। तुमने हमारे दल की लंबी विरासत को कहां फेंक दिया? उस चींटी में ऐसा क्या है जो तुम्हें प्यार करने लायक लगा? क्या वह मानिफ से बेहतर है? वह असली बादशाह है। उसके हाथों में महादल अपनी पुरानी शान में लौट आया। और तुम भी ऐसा कर सकती थीं, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुमने हमारे दल की देखभाल और परवरिश को कैसे निराश किया? ज्योति की भौहों पर हल्की सिकन आई। उन्होंने जवाब दिया, भले मानिफ ताकतवर हो, क्या इसका मतलब मुझे उसे पसंद करना होगा? महाबुजुर्ग, लगता है तुम सब बहुत ज्यादा सड़ चुके हो। तुम्हारी नजर में हर चीज सिर्फ दल की ताकत बढ़ाने की रैंकिंग पर है, इसलिए तुम सब प्यार नाम की भावना को नहीं जानते। इस पर बूढ़े चेहरे ने दहाड़ा, ज्योति, क्या तुम हमारे दल के होने का मतलब समझती हो? क्या तुम जानती हो कि लेविरिया के लिए हमारे दल का क्या महत्व है? हमारे दल में प्यार जैसी स्वार्थी चीज कैसे हो सकती है? ज्योति ने उदासीन स्वर में कहा, महाबुजुर्ग, सचमुच पहले का हमारा दल मेरा गर्व था, लेकिन तुम सब इस गर्व और घमंड में बहुत डूब गए हो। यह सिर्फ तुम्हें आत्मसंतुष्ट बनाएगा। मैं तुमसे पूछती हूं, हमारे दल के इस गर्व और घमंड से पहले हम कैसे थे? क्या तब तुमने जो नियम बताए वे थे? काले आयाम में बूढ़ा चेहरा थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग सचमुच उस तथाकथित प्यार ने घेर लिया है जो हमारे दल के गर्व पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है। उनके जवाब को सुनकर ज्योति ने हल्के से सिर हिलाया। वाकई, इस बूढ़े मूर्ख को भावनाओं जैसी चीजें समझाना बेकार था। बूढ़े चेहरे ने धीरे कहा, भले तुम उस पापी खून की रक्षा करती रहो, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हमेशा हमसे बचा सकती हो। एक बार जब हम उसे ढूंढ लेंगे, हम उसे जरूर पकड़ेंगे और उसकी दैवीय नाड़ी छीन लेंगे। भले उसमें हमारे दल का खून बहता हो, लेकिन उसके पिता के नाचीज और नीच होने की वजह से शुद्ध खून दूषित हो गया है। इसलिए हमारा दल उसे नहीं मानेगा।
ऐसी हस्तियों के लिए हम सिर्फ उन्हें मिटाएंगे। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, काले अंधेरे में बैठी ज्योति के चेहरे पर बर्फ सी ठंडक छा गई। अगले पल आसमान को ढकने वाली जबरदस्त शक्ति फैली, जिसने इस काले आयाम को जोर से हिलाया और ढांढने के निशान बनने लगे। महाबुजुर्ग ने गुस्से में दहाड़ा, ज्योति, क्या तुम सचमुच दल के नियमों के खिलाफ बगावत करना चाहती हो? ज्योति ने गहरी सांस ली और आसमान ढकने वाली शक्ति को दबाया। बूढ़े चेहरे को ठंडी नजरों से देखते हुए उन्होंने एक एक शब्द कहा, महाबुजुर्ग, भले मैंने पिछले सालों में सजा को अपनी मर्जी से कबूल किया, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम सब समझो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम सबसे डरती हूं, बल्कि मैं चाहती हूं कि हमारा दल मेरी वजह से कोई नुकसान न झेले। लेकिन अगर तुम सब सचमुच मेरे बेटे की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगे तो मुझे दोष मत देना कि मैंने कोई दया नहीं दिखाई। उस वक्त भले तुम मुझे मार सको, मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी भी आसान न रहे। कम से कम महाबुजुर्ग, मैं जरूर कह सकती हूं कि मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगी। महाबुजुर्ग ने चिल्लाया, तुम बहुत हिम्मत दिखा रही हो ज्योति। उसके गुस्से की दहाड़ गूंजी और बूढ़े चेहरे पर हरी नसें फड़कने लगीं। उसी वक्त डरावनी शक्ति फैली, जिसने काले आयाम को जोर से खपाया। फिर भी ज्योति के चेहरे पर कोई डर या भय नहीं था और वे महाबुजुर्ग को ठंडी नजरों से घूरती रहीं। महाबुजुर्ग की गुस्से भरी दहाड़ के साथ इस काले आयाम में फिर लहरें बनीं और कई बूढ़े सूखे चेहरे उभरे, जिनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। कुछ चेहरों ने कहा, महाबुजुर्ग, कृपया शांत हो जाओ। छोटी ज्योति, तुम भी ना। महाबुजुर्ग से उलझने का क्या फायदा। जैसे ही वे विशाल चेहरे उभरे, उनकी आवाजें दोनों शुरुआती पक्षों की ओर गूंजीं। ज्योति ने उदासीन स्वर में कहा, बुजुर्गों, मैंने कुछ भी भड़काने के लिए नहीं किया, बस कुछ सड़े हुए नियमों को बदलना होगा। क्या हमारे दल का खून शुरू से उतना ऊंचा था जितना तुम सब मानते हो? क्या हमारे पूर्वज ने साधारण लोगों की सीमाओं से मुक्त होकर कठोर ट्रेनिंग और तपस्या करके ब्रह्मांड के शिखर पर जगह नहीं बनाई थी? वे बोलीं, तो हम उन्हें क्यों नीचा देखें? मेरा बेटा मुझसे ज्यादा शानदार क्यों नहीं हो सकता? महाबुजुर्ग ने ठंडी सांस छोड़ी और बोला, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मौजूदा कामयाबी के लिए हमारे दल ने कितना खर्च किया? तुम्हारी मदद के बिना उस पापी खून के पास जरा भी पृष्ठभूमि नहीं होती। वह क्या हासिल कर सकता है? उसके शरीर की दैवीय नाड़ी बस बर्बादी है। ज्योति ने शांत चेहरा बनाए रखा और बोली, लेविरिया में शीर्ष योद्धाओं की गिनती नहीं की जा सकती। उनमें कुछ मशहूर शख्स हैं जिनकी पृष्ठभूमि छोटी थी, कुछ तो दूसरे ग्रहों से आए। क्या उनके पास कभी कोई पृष्ठभूमि थी? फिर भी क्या उन्होंने लेविरिया में अपनी शानदार शोहरत नहीं फैलाई? और जिस मानिफ के बारे में तुम बार बार गाते हो, वह तो उस अनंत रोशनी क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश में रोशनी देव के हाथों पीट कर आया था। लेविरिया में रोशनी देव के अलावा निशानी सीमा का निशानी पूर्वज, तलवार शहर का ग्रीन शर्ट तलवार संत, अमर भूमि का कब्र रक्षक, उनके मुंह से निकले हर नाम की लेविरिया में व्यापक शोहरत थी। जैसे ही वे गूंजे, काले आयाम में गूंज उठे। वे बोलीं, शुरू में क्या उन शीर्ष योद्धाओं के पास कोई मजबूत या ताकतवर पृष्ठभूमि थी? नहीं, उनके पास सिर्फ एक योद्धा का दिल था। उसी दिल से उन्होंने लेविरिया में अपनी शानदार शोहरत फैलाई। इसलिए महाबुजुर्ग, अगर तुम सचमुच मानते हो कि असली योद्धा बनने के लिए पूरी तरह परवरिश और संसाधनों पर निर्भर होना पड़ता है, तो मुझे डर है कि तुम बहुत गलत हो। महाबुजुर्ग के चेहरे पर हल्की लहरें उभरीं। फिर से गुस्सा होने की कोशिश में वह जवाब देना चाहता था, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। आखिर में ठंडी सांस छोड़कर उसने कहा, चाहे तुम कितना भी बहस करो और चाल चलो, तुम बुजुर्ग परिषद के फैसले को नहीं पलट सकती। ज्योति ने धीरे आंखें बंद कीं और बोलीं, तुम सब जो फैसला लेते हो वह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। वैसे ही मैं जो चुनती हूं वह मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। मेरे दिल में अभी भी हमारे दल के लिए गहरी भावना है, लेकिन अगर यह सचमुच उस हद तक जाता है। इस पल उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने धीरे आंखें बंद कीं
और अब बात नहीं करना चाहती थीं। साफ था कि वे इन सड़े हुए बूढ़ों से और चिट-चैट करने का इरादा नहीं रखती थीं। यह देखकर महाबुजुर्ग ने सिर्फ चिढ़कर सांस छोड़ी। अगले पल वे विशाल सूखे चेहरे इस काले आयाम से गायब होने लगे। उनके गायब होने के बाद ज्योति ने आंखें खोलीं। अपनी हथेलियां कसकर उन्होंने नरम आह भरी। उन्हें पता था कि सिर्फ अपने शब्दों से उन बूढ़ों को, जो हड्डियों तक सड़ चुके थे, हिलाना बिल्कुल असंभव था। वे जरूर ध्रुवांश के निशान ढूंढते रहेंगे, लेकिन पहले उनके कहे शब्दों ने उन बूढ़ों में कुछ झटका जरूर पैदा किया होगा। आखिर वे कोई कमजोर मुर्गी मारने वाली नहीं थीं। उनकी ताकत के साथ वे दल में शीर्ष आधे हिस्से में थीं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो यह दल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। उनके स्तर की योद्धा को सिर्फ तथाकथित संसाधनों पर भरोसा करके नहीं तैयार किया जा सकता था, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा दबाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इससे ध्रुवांश को काफी वक्त मिल जाता, जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। अगर ध्रुवांश साधारण इंसान बनकर उत्तरी हिस्से में चुपके रहता तो वे भी संतुष्ट होतीं। आखिर एक मां के तौर पर वे सिर्फ ध्रुवांश की सलामती चाहती थीं। लेकिन मौजूदा ध्रुवांश ने साफ तौर पर दूसरा रास्ता चुना था। युवा अब लंबा और सीधा हो गया था। वह गठरी में रोता शिशु नहीं रहा। बचपन से ही वह उत्तरी हिस्से से निकला और 5 महान अकादमियों में से एक उत्तरी कायनात अकादमी में दाखिल हुआ। और वे देख सकती थीं कि ध्रुवांश बहुत शानदार था। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी और वह अपनी काबिलियत दिखा रहा था। हो सकता है कि उसका भविष्य का रास्ता उसकी मां से भी ज्यादा शानदार हो। भले कुछ बुजुर्ग इस पर भरोसा न करें, लेकिन उन्हें इस पर गहरा, अटल यकीन था। ध्रुवांश की ओर जिसने यह रास्ता चुना था, भले उनके दिल में दर्द और अफसोस था, लेकिन उन्हें थोड़ा गर्व भी था। उनका बेटा असाधारण था। एक दिन वे शक भरी नजरें उससे हैरान और चकित हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए था। एक असली योद्धा को बनने और तपने के लिए वक्त चाहिए। जिस पल वह अपनी शुद्धता पूरी कर लेगा, वह पल होगा जब वह लिविरिया की आंखों को चकाचौंध कर देगा, जहां शानदार लोग सत्ता की होड़ में हैं। अपनी हथेलियां कसकर ज्योति की नजरें धीरे धीरे गर्म और नरम हो गईं। काले आयाम में एक धीमी बुदबुदाहट गूंजी। ध्रुवांश, चूंकि तुमने यह रास्ता चुना है, मां तुम्हारा पूरे दिल से साथ देगी। मां यहां उस पल का इंतजार करेगी जब तुम्हारा नाम पूरे लेविरिया को हिला देगा। इस जगह से काफी दूर उत्तरी कायनात अकादमी और शैतानी ड्रैगन महल की उत्तरी महाद्वीप में हुई लड़ाई आखिरकार चुपके से खत्म हो गई। इस बड़ी जंग ने बेशक पूरे उत्तरी महाद्वीप को हिला दिया। किसने सोचा था कि शैतानी ड्रैगन महल अचानक उत्तरी कायनात अकादमी पर हमला बोलेगा? और उसके बाद हुई अप्रत्याशित घटनाएं सिर्फ इस कहावत से समझी जा सकती हैं, पहाड़ी रास्ता हर नई चोटी पर मुड़ता है। उस रहस्यमयी महिला के बाद में प्रकट होने से शैतानी ड्रैगन महल, जो पूरी तरह ऊपर था, पूरी तरह कुचल दिया गया। उनके 6 बड़े परमार्थों में से 3 मारे गए और बचे 3, जिनमें काला ड्रैगन बादशाह था, गंभीर जख्मों के साथ भागने पर मजबूर हुए। यह कर दिखाने के बाद रहस्यमयी महिला ने और जबरदस्त ताकत दिखाई और ग्रेड 9 परमार्थ अविनाशी पूर्वज को भी पूंछ दबाकर भागने पर मजबूर किया। ऐसी आश्चर्यजनक काबिलियत ने उत्तरी महाद्वीप के बड़े लीडरों को हक्का बक्का और पत्थर सा चुप कर दिया। इस हार से शैतानी ड्रैगन महल की शोहरत और रुतबा पानी में पत्थर की तरह डूब गया। भले उनके पास अभी 3 परमार्थ बचे थे, जो एक ताकतवर ताकत मानी जाती थी, लेकिन उत्तरी कायनात अकादमी की तुलना में उनके पास अब पहले जैसी होड़ करने की काबिलियत नहीं थी। इसलिए इस जंग के बाद शैतानी ड्रैगन महल का इलाका तेजी से सिकुड़ गया, क्योंकि उन्होंने मेहनत से बनाए और हुकूमत के इलाकों को बेतहाशा छोड़ दिया और अपने मुख्य महल में पीछे हट गए। क्योंकि सबको अंदाजा था कि उत्तरी कायनात अकादमी इस मौके को उन्हें पूरी तरह मिटाने के लिए नहीं छोड़ेगी। उनके अंदाजे के मुताबिक जंग के अगले दिन उत्तरी कायनात अकादमी के कई बुजुर्ग और सारे ऊंचे अधिकारी पूरी तरह हरकत में आए और उनके जबरदस्त रवैये ने दुनिया को चौंका दिया। यह नजारा देखकर उत्तरी महाद्वीप की कई ताकतें दिल से हिल गईं। पिछले कुछ सालों में उत्तरी कायनात अकादमी हमेशा अपने महाद्वीप के ऊपर चुपके बैठी थी।
उनकी नरम और संयमित प्रकृति ने लोगों को यह जानने से रोका कि उनके पास कितने तीखे दांत हैं। इसीलिए कई लोगों ने इस विशाल ताकत की असल शक्ति को नजरअंदाज कर दिया था। इस पल वह नजरअंदाज पूरी तरह मिट गया। सब साफ महसूस कर सकते थे कि जब उत्तरी कायनात अकादमी ने अपने दांत दिखाना शुरू किया तो वह नजारा कितना हैरान करने वाला होगा। अपने सारे योद्धाओं को भेजकर उत्तरी कायनात अकादमी ने शैतानी ड्रैगन महल के पुराने अड्डों को बेतहाशा घेर लिया। इतनी जबरदस्त अकादमी के सामने शैतानी ड्रैगन महल का हौसला पूरी तरह टूट गया। उनके लोग बेतरतीब भागने लगे, कुछ तो बगावत कर गए। अब का शैतानी ड्रैगन महल स्थिति को काबू में नहीं रख पा रहा था। जब काला ड्रैगन बादशाह भी छिपा था और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तो और कौन उत्तरी कायनात अकादमी का सामना करने की हिम्मत करता। इसलिए सिर्फ 3 दिन में उत्तरी महाद्वीप में बिखरे शैतानी ड्रैगन महल के सारे उपमहल मानो नष्ट और मिटा दिए गए। 3 दिन बाद उत्तरी कायनात अकादमी के योद्धाओं का समूह शैतानी ड्रैगन महल के पुराने अड्डे पर पहुंचा, जो जमीन के नीचे प्राचीन काल में बना एक महल था। यहां पहुंचकर उत्तरी कायनात अकादमी का हमला, जो हर चीज को टहनियों की तरह तोड़ रहा था, धीमा पड़ गया, क्योंकि शैतानी ड्रैगन महल की बची खुची सारी ताकत यहां जमा थी। साथ ही यह उनकी सबसे बड़ी रक्षा का ठिकाना था, प्राचीन काल से बना एक प्राचीन चेतना जाल। इस तरह का प्राचीन चेतना जाल बहुत ताकतवर था। इसे सक्रिय करने के लिए कम से कम 5 परमार्थों की ताकत चाहिए। जिस साल शैतानी ड्रैगन महल हारा था, उत्तरी कायनात अकादमी ने ऐसा ही हमला किया था, लेकिन उत्तरी दरिया ड्रैगन के हरकत में आने के बावजूद वे उस चेतना जाल को तोड़ नहीं पाए। इससे वे आखिरकार उस हमले को भंग करने पर मजबूर हुए, जिसके पिछले सालों में दुखद नतीजे हुए। अपनी गलतियों से सीखकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने साफ तौर पर शैतानी ड्रैगन महल के इस जहरीले ट्यूमर को पूरी तरह मिटाने का फैसला किया था। इसलिए भले शैतानी ड्रैगन महल ने फिर से अपने प्राचीन चेतना जाल को सक्रिय किया, उन्होंने हमले का आदेश दिया, जिससे अकादमी के कई योद्धा उस प्राचीन चेतना जाल को नष्ट करने के लिए बेतहाशा हमला करने लगे। लेकिन ऐसा हमला ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। भले शैतानी ड्रैगन महल में सिर्फ 3 परमार्थ बचे थे, जिससे वे प्राचीन चेतना जाल की पूरी ताकत नहीं निकाल पाए, फिर भी उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। बेकार में हमला करना सिर्फ ताकत की बर्बादी थी। हमले को रुकता देख अपनी बेबसी में अध्यक्ष त्रिकेशु ने उत्तरी कायनात अकादमी से लिरिका को बुलाने के लिए लोग भेजे। आमतौर पर लिरिका ऐसी बातों की परवाह नहीं करती थी जिससे त्रिकेशु को यकीन नहीं था कि वह इस बार हरकत में आएगी, लेकिन सबको हैरान करते हुए वह तुरंत दौड़ी आई। उनकी शक्तिवान शक्ल और कत्ल की आग से साफ था कि शैतानी ड्रैगन महल से उनकी नफरत त्रिकेशु से जरा भी कम नहीं थी। आते ही बिना कुछ बोले लिरिका ने मौजूदा प्राचीन चेतना जाल का विश्लेषण शुरू किया। भले उनकी चेतना जाल की उपलब्धियां ज्योति से तुलना नहीं कर सकती थीं, लेकिन वे ध्रुवांश से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। हालांकि यह प्राचीन चेतना जाल काफी जबरदस्त था, लेकिन अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं था। इसलिए विश्लेषण में डूबने के बाद कुछ दिनों में उन्होंने इसके कुछ छिपे सिद्धांतों को महसूस करना शुरू कर दिया। अंधेरे जमीन के नीचे आसमान को ढकने वाली लहरें गूंज रही थीं, जहां गहराइयों में एक विशाल महल बैठा था, जैसे कोई ड्रैगन। इस पल एक विशाल चमकता पर्दा इसे ढक रहा था, थोड़ा धुंधला दिखता। इसकी सतह पर प्राचीन रूणी नक्शे कछुए के खोल जैसे फैले थे, जो गरिमामयी एहसास बिखेर रहे थे। लिरिका चमकते पर्दे के ठीक ऊपर आसमान में खड़ी थीं। उनकी खूबसूरत आंखें उस धुंधले प्राचीन चेतना जाल को ठंडी नजरों से घूर रही थीं। अध्यक्ष त्रिकेशु की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा, क्या आपने मेरे कहे मुताबिक तैयारी की है? अध्यक्ष त्रिकेशु ने तुरंत सिर हिलाया और बोले, हां। लिरिका ने उत्तरी दरिया ड्रैगन की ओर मुड़कर कहा, बुजुर्ग, कृपया इस प्राचीन चेतना जाल को अस्थिर करने के बाद हरकत में आना। इस मौके का फायदा उठाकर इसे एक झटके में नष्ट कर दीजिए। उत्तरी दरिया ड्रैगन ने धीरे सिर हिलाया और बोले, ठीक है। शैतानी ड्रैगन महल को घूरते हुए उनकी नजरें ठंडी हो गईं। लिरिका ने अपनी नाजुक हथेली उठाई और उनकी प्यारी दहाड़ गूंजी, अब हरकत में आओ। उसकी प्यारी आवाज गूंजी
और उनके पीछे मौजूद उत्तरी कायनात अकादमी के कई योद्धाओं से असीम चेतना शक्ति तुरंत फट पड़ी। अगले पल चेतना शक्ति की किरणें क्षितिज को पार करती हुई उड़ीं और पूरे जमीन के नीचे को दिन की रोशनी जैसा कर दिया। जमीन को ढकने वाली रोशनी की किरणें प्राचीन चेतना जाल के कुछ खास हिस्सों पर तूफान की तरह गिरीं। अगले पल चमकते पर्दे पर लहरें तेजी से उभरीं और गोलाकार तरंगें फैलने लगीं। जैसे ही वे तरंगें फैलीं, जाल के कुछ रूनी नक्शे तुरंत मटमैले हो गए। लिरिका ने फिर अपनी नाजुक हथेली उठाई और जोर से हिलाई। यह देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु, लीडर मयूर, बुजुर्ग जेहान और परमार्थ रैंक वालों ने उस पल हरकत की। अपने हाथ उठाकर आसमान को थामने वाले खंभों जैसी चेतना शक्ति आसमान से गिरी और प्राचीन चेतना जाल की सतह पर मटमैले नक्शों पर जोर से टकराई। कान फाड़ने वाली आवाजें गूंजीं और प्राचीन चेतना जाल की सतह पर लहरें तुरंत और तीखी हो गईं। जहां विशाल चेतना शक्ति के खंभे गिरे, वहां प्राचीन रूणी नक्शे और मटमैले हो गए। उस पल कई विशाल चेतना खंभे धीरे धीरे अंदर घुसने लगे। वे विशाल चेतना खंभे जो प्राचीन चेतना जाल में घुसे थे, उसकी अंदरूनी चेतना शक्ति के बहाव को रोक रहे थे। तुरंत पूरा चमकता पर्दा अंधेरा और उदास हो गया। अस्थिर लहरें फैलने के साथ चमकते पर्दे के बीच में एक छोटा सा फटाव अप्रत्याशित रूप से दिखा। लिरिका की खूबसूरत आंखें सिकुड़ीं और उन्होंने दहाड़ा, उत्तरी दरिया बादशाह। उत्तरी दरिया ड्रैगन ने एक कदम आगे बढ़ाया और मानो आयाम को पार कर लिया। वे चमकते पर्दे के फटाव के ठीक सामने उभरे, एक मुट्ठी मारी और उनके नीचे का आयाम चटकने और ढहने लगा। अगले पल उनकी मुट्ठी, जो हजारों पहाड़ों जितनी भारी थी, फटाव पर जोर से गिरी। पूरा प्राचीन चेतना जाल जोर से कांपा। अगले पल अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकियों की बेपनाह खुशी में उन्होंने देखा कि उत्तरी दरिया ड्रैगन की मुट्ठी के टकराने की जगह से दरारें तेजी से फैलने लगीं। कुछ सांसों के भीतर वे पूरे प्राचीन चेतना जाल में फैल गईं। जैसे ही दरारें हर कोने तक पहुंचीं, प्राचीन चेतना जाल और नहीं झेल सका। एक आखिरी जोरदार धमाके के साथ वह पूरी तरह फट गया। जैसे ही ऐसा हुआ, डरावनी झटके की लहरें फैलीं और यहां तक कि त्रिकेशु और बाकियों को पीछे उड़ा दिया। प्राचीन चेतना जाल के अंदर का शैतानी ड्रैगन महल भी उन विनाशकारी झटकों से टकराया, जिससे उनके महल ढह गए और आकृतियां फटकर खून की धुंध में बदल गईं, जो आसमान को ढक रही थी। जैसे ही खून की धुंध आसमान में उठी, पूरा शैतानी ड्रैगन महल दुख और निराशा में डूब गया। अध्यक्ष त्रिकेशु, उत्तरी दरिया ड्रैगन और बाकियों ने अपने सामने के मलबे को नजरों से देखा। फिर भी उन्हें काला ड्रैगन बादशाह और बाकियों की आकृतियां नहीं दिखीं, जिससे उनकी भौहों पर सिकन आई। लिरिका ने अचानक मलबे की गहराइयों में एक जगह की ओर इशारा किया और बोली, वहां चेतना जाल की लहरें हैं। उत्तरी दरिया ड्रैगन ने अपनी आकृति हिलाई और लिरिका की ओर इशारा की जगह पर उभरे। नजरें दौड़ाकर उनका चेहरा हल्का बदला, क्योंकि उनके सामने एक गड्ढा था। इस पल वह गोंद से खून के समुद्र से भरा था, जिसमें से आश्चर्यजनक रूप से दुष्ट शक्तियां लगातार निकल रही थीं। खून के समुद्र में दर्जनों आकृतियां थीं, जो उन दुष्ट शक्तियों को एक साथ जमा कर रही थीं। जैसे ही दुष्ट शक्तियां मिलीं, उनके पैरों के नीचे एक खून लाल चेतना जाल बन गया। काला ड्रैगन बादशाह उन दर्जनों आकृतियों में था। इस पल उसका चेहरा पीला था और उत्तरी दरिया ड्रैगन की मौजूदगी देखकर और पीला पड़ गया। लिरिका का खूबसूरत चेहरा हल्का बदला और उसने दहाड़ा, उन्हें रोकिए, यह आयाम को भेदने वाला चेतना जाल है। वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज गूंजने से पहले उत्तरी दरिया ड्रैगन हरकत में आ गए। एक हथेली मारते हुए काली चमक की किरणें पंखों की तरह आयाम को चीरती हुई उड़ीं। बिजली की रफ्तार से वे गड्ढे में मौजूद लोगों की आकृतियों को भेद गईं। अति जबरदस्त ताकत से भरी, जैसे ही पंख उनके शरीर से गुजरे, उन्होंने उनकी आत्मिक अंशों को भी चकनाचूर कर दिया। यह नजारा देखकर काला ड्रैगन बादशाह और बाकी दो परमार्थों के चेहरे बदल गए। उन्होंने उत्तरी दरिया ड्रैगन को कड़वी नफरत से घूरा। अपने हाथ के निशान बदलकर उनके गले से खून की कई उल्टियां निकलीं, जिससे उनके पैरों के नीचे खून लाल चेतना जाल से खून लाल चमक फूटी, जो उन्हें लपेटने लगी।
काला ड्रैगन बादशाह ने जोरदार राहत की सांस ली और गुस्से में दहाड़ा। हाँ हाँ, अध्यक्ष त्रिकेशु, हमारा शैतानी ड्रैगन महल नष्ट करना इतना आसान नहीं। जब तक हरे पहाड़ हैं, जलावन की कमी नहीं होगी। इस बार तुम्हें किस्मत ने बचा लिया, लेकिन हम जरूर लौटेंगे। तब हम तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी पर खून की बारिश करेंगे। इस पर उत्तरी दरिया ड्रैगन ने कहा, यह तब होगा जब तुम यहां से चल सको। एक कदम आगे बढ़कर उत्तरी दरिया ड्रैगन खूनी रोशनी के ठीक बाहर चमके। अगले पल कई हथेलियां उड़ीं, आयाम को भेद कर काला ड्रैगन बादशाह और बाकी दो परमार्थों पर जोर से गिरीं। काला ड्रैगन बादशाह और बाकी दो ने खून की उल्टियां कीं और उनके शरीर से निकल रही चेतना शक्ति की लहरें बिल्कुल न्यूनतम हो गईं। लेकिन जब उत्तरी दरिया ड्रैगन आखिरी मुट्ठी मारने को तैयार थे, खूनी रोशनी पहले ही चमक रही थी। जैसे ही उसने उन्हें लपेटा, आसपास का आयाम मुड़ने और विकृत होने लगा और तीनों की आकृतियां हवा में गायब हो गईं। यह देखकर उत्तरी दरिया ड्रैगन की आंखों में ठंडी चमक आई। उन्होंने अपनी सूखी हथेली को अस्थिर आयाम में भेदा और जोर से खींचा। आयाम की दरार से खून छलकने लगा और सबको उसमें से दर्द भरी चीखें हल्के से सुनाई दीं। ठंडी सांस छोड़कर उत्तरी दरिया ड्रैगन ने अपनी हथेली को आयाम की दरार में डाला और 3 खून टपकती बाहें साथ लाए। अध्यक्ष त्रिकेशु जल्दी दौड़कर आए और पूछा, क्या वे भाग गए? उत्तरी दरिया ड्रैगन ने सिर हिलाया और बोले, मैंने उनके आयामी रास्ते को अस्थिर कर दिया और उन्हें गंभीर जख्म दिए। उनकी बाहें खोने के साथ वे मौत के कगार पर हैं। भले वे किस्मत से आयामी दरवाजा पूरा कर लें, वे या तो मर जाएंगे या इतने जख्मी होंगे कि अब कोई खतरा नहीं रहेंगे। वे हंसकर बोले, शैतानी ड्रैगन महल की नींव नष्ट हो गई। भले काला ड्रैगन बादशाह जिंदा रहे, वह बिना मालिक का आवारा कुत्ता होगा जिससे डरने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष त्रिकेशु ने हंसकर कहा, आज से उत्तरी महाद्वीप पर शैतानी ड्रैगन महल नहीं रहेगा। उनके चेहरे पर पूरी तरह राहत का भाव था। उन्हें पता था कि शैतानी ड्रैगन महल का जहरीला ट्यूमर आखिरकार उत्तरी महाद्वीप से पूरी तरह मिट गया था। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरीट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरीट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। शैतानी ड्रैगन महल को खत्म करने का अभियान उत्तरी महाद्वीप में लगभग 10 दिन तक चला, जब तक यह पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। जब उत्तरी कायनात अकादमी के ढेर सारे योद्धा वापस लौटने लगे तो उत्तरी महाद्वीप की सारी ताकतों को पता चल गया कि शैतानी ड्रैगन महल, जो कभी अकादमी से टक्कर ले सकता था, अब इस महाद्वीप पर कभी नहीं दिखेगा। कई ताकतों ने इस नतीजे पर चुपके से आह भरी। फिर भी अच्छा था कि उत्तरी कायनात अकादमी का दिल तानाशाह नहीं था, वरना इस उत्तरी महाद्वीप पर शायद कोई ताकत न बचती जो उससे टक्कर ले सके। हालांकि ऐसा था, लेकिन उत्तरी कायनात अकादमी की असली ताकत देखने के बाद कुछ शीर्ष ताकतों ने उसके प्रति अपना पुराना रवैया छोड़ दिया। पहले क्योंकि अकादमी ने किसी भी मामले में ज्यादा रवैया नहीं दिखाया था, कई ताकतों ने उसे दिमाग में नहीं रखा था। अब उन्हें आखिरकार पता चला कि उत्तरी महाद्वीप में रेंगने वाला यह शेर सिर्फ सोया हुआ था। जब यह शेर जागा तो उसके नुकीले दांत अभी भी गजब के भयंकर थे। जब पूरा उत्तरी महाद्वीप शैतानी ड्रैगन महल के खात्मे से हैरान था, उत्तरी कायनात अकादमी में खुशी और उत्साह का माहौल था। अनगिनत छात्र इस नतीजे के लिए चिल्लाकर हर्षोल्लास कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में अकादमी के छात्रों को असली दुनिया की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने पर हमेशा शैतानी ड्रैगन महल से खतरा रहता था। अगर उनकी किस्मत खराब होती तो वे मस्कारा या मिलांग जैसे खतरनाक किरदारों से टकरा जाते, जिससे अकादमी वापस लौटने की संभावना लगभग खत्म हो जाती थी। इसीलिए जब भी छात्र अकादमी से बाहर जाते, वे बहुत सतर्क और सावधान रहते थे। लेकिन आज के बाद छात्रों के दिलों में बसी वह खतरनाक गांठ आखिरकार हट गई थी। वे खुशी से उछल क्यों न पड़े। नए छात्रों का इलाका। उस छोटी इमारत में ध्रुवांश बालकनी पर बैठा था। उत्तरी कायनात अकादमी से गूंजती हर्षोल्लास की आवाजों को देख रहा था। उसने सिर उठाकर अनंत नीले आसमान को देखा, जहां तिलिस्मी जानवरों के झुंड उड़ रहे थे। उनकी साफ चीखें दुनिया भर में गूंज रही थीं।
वह उत्तरी कायनात अकादमी में आए हुए बस थोड़ा सा 1 साल से ज्यादा हुआ था। फिर भी ध्रुवांश अपनी निजी तरक्की को साफ महसूस कर सकता था। 1 साल पहले जब वह अकादमी में आया था, वह सिर्फ एक नया छात्र था जो परमवीर रैंक में भी ढंग से कदम नहीं रख सका था। लेकिन इस वक्त वह सिद्ध रैंक में पूरी तरह कदम रख चुका था और उत्तरी कायनात अकादमी में उसकी सबसे ज्यादा शोहरत और रुतबा था। न चाहते हुए भी वह युवा चमकने और सबका ध्यान खींचने लगा था। इसे सोचकर ध्रुवांश के मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान उभरी। अगर उसके पिताजी को यह पता चलता तो वे जरूर उस पर गर्व करते। जरूरी बात यह थी कि उसने अपनी मां को ढूंढ लिया था। भले वह सिर्फ एक आत्मिक रूप थी, लेकिन इसने ध्रुवांश को असीम भरोसा दिया था। उसे यकीन था कि अगर वह डटा रहा और ताकतवर बनता गया तो एक दिन वह अपने पिताजी से किया वादा पूरा कर लेगा। ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठी कसते हुए बुदबुदाया, पिताजी निश्चिंत रहो, मैं मां को जरूर घर लाऊंगा। अचानक पीछे से एक नरम और गर्म आवाज गूंजी, क्या तुम अभी भी ज्योति मां के बारे में सोच रहे हो? ध्रुवांश ने सिर घुमाया तो देखा कि एक काले लबादे वाली युवती चुपके से उसके पीछे खड़ी थी। उसकी लंबी बाल लहरा रहे थे, त्वचा बर्फ सी सफेद थी। उसकी पतली भौहें और चीनी मिट्टी जैसे खूबसूरत गाल इतने प्यारे थे कि कोई भी उससे जुदा नहीं होना चाहता था। ध्रुवांश उस लड़की को देखते हुए थोड़ा खो गया। 1 साल बाद वह युवती और भी निखर गई थी। उसकी आकृति और आकर्षक हो गई थी। उस पतली सफेद गर्दन के नीचे उसकी ब्लाउज में लिपटे नरम वक्ष थे। वे खूबसूरत कर्व्स, वह कमर जिसे एक हाथ में पकड़ा जा सकता था, और वे लंबी चिकनी टांगें। जब वह परिपक्व हो रहा था, उसके बगल की युवती और भी खूबसूरत बनकर खिल रही थी, जो पक्षियों और जानवरों को भी मोह ले। अब ध्रुवांश थोड़ा बेचैन होने लगा था। ध्रुवांश की तीखी नजरों को, जिनमें आग सी जल रही थी, देखकर अमायरा का प्यारा चेहरा हल्का लाल हो गया। यह ध्रुवांश मेरे सामने अपनी भीतरी इच्छाओं को छिपाने में और कमजोर होता जा रहा है। अमायरा ने शर्मिंदगी से गुलाबी चेहरा बनाकर पूछा, क्या तुमने देख लिया? ध्रुवांश ने उछलकर उसकी पतली कमर पकड़ ली। उसका चेहरा उसकी चमकती नाजुक कान के पास ले जाकर धीरे बोला, अमायरा, देखो, मेरी मां तुम्हें कितना पसंद करती हैं। तुम कब उन्हें एक पोती दोगी? उसके शब्द सुनकर अमायरा एकदम ठिठक गई और उसका प्यारा चेहरा जलती आग की तरह लाल हो गया। उसने ध्रुवांश को बेहद शर्मिंदगी से घूरा। यह लड़का वाकई हद से ज्यादा हो रहा है, ऐसे शब्द भी कहने की हिम्मत करता है। अमायरा के चेहरे की शर्मिंदगी देखकर ध्रुवांश के चेहरे पर शरारती मुस्कान उभरी और वह उसे और छेड़ना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि अमायरा की छोटी उंगलियां मायन पर थीं। अगले ही पल हल्के से उठाकर देवांश तलवार आदि मायन से बाहर निकली और उसकी ठंडी चमक ध्रुवांश के गले को रोशन करने लगी। उस चमक की ठंडी मंशा ने ध्रुवांश को हल्का सा कंप खपाया। ध्रुवांश ने खांस कर कहा, खांसी। उसने सावधानी से अमायरा की छोटी उंगलियां पकड़ी। तलवार को मयन में वापस धकेलते हुए उसके चेहरे पर नाराजगी दिखी। उसके इस बर्ताव को देखकर अमायरा ने उसकी ओर आंखें तरेरी, लेकिन उसके चेहरे की नाराजगी देखकर वह थोड़ा झिंझकी। शर्मिंदगी के साथ वह पंजों पर खड़ी हुई और अपने नरम होंठ धीरे से उसके होंठों पर रख दी। इतना नरम स्पर्श, फिर भी ध्रुवांश के दिल में सिहरन दौड़ गई। अमायरा ने अपने हाथ ध्रुवांश की छाती पर रखे और हल्के से धक्का दिया, उसे दूर करते हुए। उसका प्यारा चेहरा आकर्षक लाल रंग में डूबा था और उसने नाराज स्वर में कहा, शरारत मत करो, अध्यक्ष हमें बुला रहे हैं। ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी उभरी। अध्यक्ष हमें बुला रहे हैं? अमायरा ने नरम स्वर में जवाब दिया, यह उत्तरी कायनाती दरवाजे की बात है। 6 महीने बाद 5 महान अकादमियों की प्रतियोगिता है। हमें जल्दी तैयारी करनी होगी और जितना हो सके ताकत बढ़ानी होगी, वरना। उसके शब्द सुनकर ध्रुवांश की भौहें सिकुड़ गईं। भले उत्तरी कायनात अकादमी 5 महान अकादमियों में से एक थी, लेकिन वह उस सूची में सबसे नीचे थी। पिछले कुछ सालों में 5 महान अकादमियों में उनका आखिरी स्थान आम बात थी। इस बार अगर वे इससे बेहतर नतीजा नहीं ला सके तो कुछ लोग इसका फायदा उठाकर उत्तरी कायनात अकादमी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे, शायद उनकी 5 महान अकादमियों की उपाधि छीनकर।
भले यह सिर्फ एक उपाधि थी, लेकिन अकादमियों के लिए यह बहुत अहम थी। ध्रुवांश ने अमायरा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। वे सीधे उत्तरी कायनात अकादमी के सबसे बीच में बने विशाल कक्ष की ओर बढ़े। थोड़ी देर बाद ध्रुवांश और अमायरा विशाल कक्ष में दाखिल हुए और देखा कि श्रीनु, लीकांश, सुल्तानी, हैराफ, राघव और आसमानी रैंकिंग के शीर्ष 10 के बाकी खास किरदार पहले से मौजूद थे। उनके ऊपर अध्यक्ष त्रिकेशु, उत्तरी दरिया बादशाह और 5 ऊंचे पद के बुजुर्ग खड़े थे। ऐसी लाइनअप बहुत गंभीर और औपचारिक लग रही थी। जब ध्रुवांश कक्ष में पहुंचा, वहां मौजूद सबकी नजरें उस पर टिकीं। कुछ में जटिल भावनाएं थीं और कुछ में तारीफ। जब से पवित्र चेतना पाषाण की लड़ाई में ध्रुवांश ने मस्कारा को खत्म किया था, उसे उत्तरी कायनात अकादमी का सबसे ताकतवर छात्र माना जा रहा था। भले उसने अभी आसमानी रैंकिंग के सरताज श्रीनु को चुनौती नहीं दी थी, लेकिन सबको पता था कि उसके पास वह ताकत और काबिलियत थी। विशाल कक्ष में गंभीर और औपचारिक माहौल को ध्रुवांश और अमायरा ने भी महसूस किया। एक दूसरे को देखकर वे कक्ष में आगे बढ़े और श्रीनु के बगल में खड़े होकर उनकी ओर मुस्कान भेजी। ध्रुवांश को देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन किया। वह इस युवा से और ज्यादा संतुष्ट हो रहा था। इतने सालों बाद आखिरकार उत्तरी कायनात अकादमी में एक राक्षसी प्रतिभा उभरी थी। अध्यक्ष त्रिकेशु ने कक्ष में नजर दौड़ाई और उनका स्वर गंभीर हो गया। छात्रों, मैंने तुम सबको यहां 6 महीने बाद होने वाले 5 महान अकादमियों के प्रतियोगिता के लिए बुलाया है। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले भी तुम सबको बताया था कि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी पिछले कुछ सालों के हर प्रतियोगिता में 5 महान अकादमियों में आखिरी स्थान पर रही है। कुछ दूसरी खास अकादमियों ने भी हमसे बेहतर नतीजे लाए हैं। इससे हमारी अकादमी पर भारी दबाव रहा है। अगर इस बार भी हमें वही नतीजे मिले तो मुझे लगता है कि हमें उत्तरी कायनात अकादमी के नाम से 5 महान अकादमियों की उपाधि हटा देनी चाहिए। उनके शब्द सुनकर पूरा कक्ष खामोश हो गया और श्रीनु, लीकांश और बाकियों के चेहरों पर गंभीरता छा गई। उत्तरी कायनात अकादमी में सालों की ट्रेनिंग और सीख के बाद सबके मन में अकादमी के लिए लगाव बन गया था। उन्हें इस अकादमी का हिस्सा होने पर गर्व था। अगर उत्तरी कायनात अकादमी से 5 महान अकादमियों की उपाधि छिन गई तो यह उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल होता। पिछले सालों में उत्तरी कायनात अकादमी ने आमतौर पर समानता की वकालत की थी। खास प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष तरजीह नहीं दी और न ही कुछ छात्रों को ऊंचा दर्जा दिया। इसलिए अकादमी के लिए बिल्कुल हैरान करने वाली प्रतिभा वाले छात्रों को आकर्षित करना बहुत मुश्किल था। आखिरकार उन लोगों में अक्सर घमंड और हेकड़ी होती थी। दूसरी अकादमियों में उन्हें ऊंचा स्थान दिया जाता और साधारण छात्रों से ऊपर रखकर ढेर सारे फायदे दिए जाते। उनके लिए ये फायदे बहुत थे, इसलिए वे उत्तरी कायनात अकादमी में बेवजह नहीं आना चाहते थे। एक और वजह थी कि बाकी 4 महान अकादमियां उत्तरी कायनात अकादमी से बहुत पहले बनी थीं। कहा जाता है कि उन चारों के पास एक गुप्त ट्रेनिंग जगह थी जो उनके छात्रों की ताकत को बहुत बढ़ा सकती थी। इससे उनकी प्रतिभाशाली छात्रों की ताकत और हैरान करने वाली हो जाती थी। उलटे उत्तरी कायनात अकादमी के पास उत्तरी कायनाती दरवाजा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसके बंद होने की वजह से उनके खास छात्रों की ताकत बाकी 4 अकादमियों से मुकाबला नहीं कर पाती थी। नतीजतन प्रतियोगिता में उनके नतीजे कमजोर रहे और वे हंसी का पात्र बन गए। लेकिन इस बार उत्तरी कायनात अकादमी उत्तरी कायनाती दरवाजा फिर से खोलने की तैयारी में थी ताकि इस अंतर को पाट सकें। ध्रुवांश ने थोड़ा सोचकर पूछा, अध्यक्ष, क्या आपको पता है कि बाकी 4 महान अकादमियों के कौन कौन से खास छात्र हिस्सा ले रहे हैं? उसके शब्द सुनकर श्रीनु और बाकी लोग अध्यक्ष त्रिकेशु की ओर देखने लगे। जाहिर था वे भी इस सवाल के जवाब को लेकर बहुत उत्सुक थे। अध्यक्ष त्रिकेशु ने बेबस मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमसे ज्यादा मजबूत नींव होने की वजह से बाकी 4 महान अकादमियां हमसे कहीं ज्यादा प्रतिभाएं ले सकती हैं और उन्होंने कुछ खास तरीकों से उन्हें अपनी ओर खींचा भी है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हमारी जमा की गई जानकारी के मुताबिक अभी तक उनके खास छात्रों की संख्या और गुणवत्ता के मामले में हमारी उत्तरी कायनात अकादमी अभी भी कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा, हाल ही में
4 महान अकादमियों से 4 बहुत खास प्रतिभाएं उभरी हैं, और ये 4 लोग नए छात्र हैं जो अकादमियों में बस 1 साल पहले आए हैं। विशाल कक्ष में हंगामा मच गया और सबकी आंखों में हैरानी और अचरज था। उत्तरी कायनात अकादमी में ध्रुवांश जैसा अनोखा शख्स होना ही काफी था, लेकिन बाकी 4 महान अकादमियों में भी ऐसे असाधारण लोग थे। यह सुनकर ध्रुवांश की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने सिर उठाकर अध्यक्ष त्रिकेशु को देखा और नरम स्वर में पूछा, धर्मपाल, अकादमी के शख्स का नाम क्या है? अध्यक्ष त्रिकेशु ने ध्रुवांश को गहरी नजरों से देखा और धीरे धीरे एक नाम बोला, जिससे ध्रुवांश की नजरें पूरी तरह बर्फ सी ठंडी हो गईं। अबरार। उस नाम को सुनकर ध्रुवांश का चेहरा भावहीन हो गया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी छाया से भरी थीं। वह उस नाम से जरा भी अनजान नहीं था। चेतना पथ से उसका निकाला जाना सब उस शख्स की वजह से शुरू हुआ था। जाहिर है, ध्रुवांश को मानना पड़ा कि यह प्रतिद्वंद्वी वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा था। न सिर्फ वह ट्रेनिंग में काबिल था, बल्कि उसका दिमाग और स्वभाव भी उसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। चेतना पथ पर जहां प्रतिभाएं आसमान के तारों जितनी थीं, वह शख्स बेहद चमकदार दिखा था। चेतना पथ पर ध्रुवांश अनगिनत योद्धाओं से मिला था, फिर भी अबरार के साथ हुए टकराव की यादें उतनी ताजा थीं। उनके टकराव में दोनों ने कुछ जीत हासिल की और कुछ नुकसान झेले, लेकिन उनकी आखिरी लड़ाई में ध्रुवांश को चेतना पथ से निकाल दिया गया। एक नजरिए से ध्रुवांश उसमें थोड़ा कमजोर पड़ गया था। जाहिर है, जब वह लड़ाई हुई, ध्रुवांश को अंदाजा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर भी वह आगे बढ़ा, सिर्फ इसलिए कि जिस लड़की को वह पसंद करता था उसे तंग किया जा रहा था। एक मर्द होने के नाते वह चुप कैसे रहता? इसीलिए उसने चेतना पथ को हैरान करने वाले खून खराबे के साथ अपनी चेतना शक्ति की ट्रेनिंग को अलविदा कहा। चेतना पथ छोड़ना चाहिए या नहीं, इसकी ध्रुवांश को परवाह नहीं थी, लेकिन अबरार के लिए, जिसने उसे फंसाया था, उसके दिल में खून की प्यास थी। विशाल कक्ष में सबने ध्रुवांश की ओर देखा। भले उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उस नाम को सुनते ही उसके शरीर से निकलने वाली खूनी मंशा को कोई भी महसूस कर सकता था। इससे उनके मन में हैरानी और अचरज उभरा। क्या ध्रुवांश का उस धर्मपाल अकादमी के अबरार के साथ कोई पुराना झगड़ा था? अमायरा ने अपनी नाजुक उंगली बढ़ाकर ध्रुवांश का हाथ हल्के से पकड़ा। उस प्यारी और ताजगी भरी छुअन ने ध्रुवांश को धीरे धीरे शांत किया। उसने सबकी ओर माफी भरी मुस्कान भेजी और उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। फिर भी उसकी आंखों की गहराई में ठंडी छाया बनी रही। ध्रुवांश ने मन में सोचा, अबरार, चेतना पथ की हमारी भिड़ंत कुछ नहीं थी। चूंकि हम 5 महान अकादमियों के प्रतियोगिता में मिल रहे हैं, तो चलो फिर से टकराते हैं। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा रहने का कोई मौका नहीं दूंगा। जब तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ आखिरी दम तक खेलूंगा। अध्यक्ष त्रिकेशु ने ध्रुवांश को देखा और बोले, वह अबरार धर्मपाल अकादमी के अध्यक्ष का खास न्योता था। पिछले 1 साल में धर्मपाल अकादमी ने ढेर सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर उसे पाला है। नतीजतन सिर्फ 1 साल में अबरार ने नए छात्र की हैसियत को लांघकर धर्मपाल अकादमी का एक शीर्ष छात्र बन गया। पुराने योद्धा छात्रों को उसने पूरी तरह रौंद दिया। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और पूछा, बाकी 3 महान अकादमियों का क्या? अध्यक्ष त्रिकेशु ने जवाब दिया, वीर बलिदानी अकादमी का नया छात्र वीरेन है। इसने भी चेतना पथ पर हिस्सा लिया था और इसका दादा वीर बलिदानी अकादमी का अध्यक्ष है। ध्रुवांश की आंखों में हल्की हैरानी चमकी। वीरेन? वह इस नाम से वाकिफ था। चेतना पथ पर उसने वीरेन नाम के एक युवा से मुलाकात की थी। यह युवा लड़ाई और खून खराबे की कई तकनीकों में माहिर था और क्रूर और बेरहम था। वह अक्सर अपने खाली हाथों से भयंकर जानवरों को मार डालता था। भले वह जख्मों से लथपथ हो जाता, लेकिन उसे हाथों हाथ की लड़ाई का मजा बहुत पसंद था। ध्रुवांश ने चेतना पथ पर उसके साथ एक बार हाथ आजमाया था। भले उनके बीच कोई गहरा झगड़ा नहीं था, लेकिन दोनों ने कुछ नुकसान झेले और फिर आपस में पीछे हट गए। 2-3 बार और मिलने के बाद भले वे दोस्त नहीं कहे जा सकते थे, लेकिन थोड़ी सी दोस्ताना रिश्ता जरूर था।
ध्रुवांश को वीरेन की प्रतिभा पर जरा भी शक नहीं था, क्योंकि वह चेतना पथ पर, जहां योद्धा तारों जितने थे, असाधारण था। लेकिन ध्रुवांश ने कभी नहीं सोचा था कि उसके दादा वीर बलिदानी अकादमी के अध्यक्ष होंगे। इतनी बड़ी पृष्ठभूमि के बावजूद उसने चेतना पथ जैसे क्रूर और बेरहम जगह पर ट्रेनिंग के लिए कदम रखा था। ऐसा स्वभाव और चरित्र जरूर कमजोर नहीं था। अध्यक्ष त्रिकेशु ने कहा, नील गगन अकादमी का नया छात्र लाइकिन है। भले उसने चेतना पथ पर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वह उन प्रतिभाओं से जरा भी कम नहीं जिन्होंने हिस्सा लिया था, क्योंकि वह लेवरिया के हवा चेतक दल से आता है। कहा जाता है कि उसके कबीले में उसका रुतबा काफी ऊंचा है और वह बहुत ताकतवर है। यह भी कहा जाता है कि अकादमी में दाखिल होने के पहले दिन उसने नील गगन अकादमी के शीर्ष रैंक वाले कई सीनियर्स को हरा दिया था। उसकी तरक्की की रफ्तार भी ध्रुवांश से जरा भी कम नहीं है। यह सुनकर ध्रुवांश की भौहें हल्की सी कुंडी। लगता था यह लाइकिन नील गगन अकादमी को हवा चेतक दल से उधार लिया गया एक युवा प्रतिभा था। नतीजे हासिल करने के लिए ये लोग वाकई कुछ भी करने से नहीं रुकते थे। श्रीनु ने पूछा, गुलाबी शिकारी अकादमी का क्या? 5 महान अकादमियों में गुलाबी शिकारी अकादमी बहुत अनोखी थी, क्योंकि यह अकादमी सिर्फ लड़कियों को लेती थी और कई अकादमियों में गैर परंपरागत मानी जाती थी। फिर भी कोई भी उसे हल्के में नहीं लेता था, क्योंकि वहां से निकलने वाली लड़कियां आसान नहीं होती थीं। अध्यक्ष त्रिकेशु ने हंसकर जवाब दिया, गुलाबी शिकारी अकादमी? हां, उस नई छात्रा ने भी चेतना पथ पर हिस्सा लिया था और कहा जाता है कि वह वहां से निकली सबसे मशहूर शख्स है। चेतना पथ के आखिरी पड़ाव पर जो पहाड़ का राजा था, उसने ढेर सारी प्रतिभाओं से चैंपियनशिप छीन ली थी। अबरार भी इसे हासिल नहीं कर सका। जाहिर है, क्योंकि अबरार को अमायरा ने बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिससे वह हिस्सा लेने की काबिलियत खो बैठा था। उन्होंने अमायरा की ओर देखा, जो ध्रुवांश के बगल में खड़ी थी, और उनके चेहरे पर मुस्कान उभरी। ये सुनकर श्रीनु और बाकी लोग अमायरा की ओर हैरानी से देखने लगे। जाहिर था, किसी ने नहीं सोचा था कि अमायरा और अबरार के बीच ऐसी बात थी। अमायरा ने हल्की मुस्कान दी और बोली, उसका नाम कियाना होना चाहिए, है ना? वह बहुत खूबसूरत लड़की है और उसकी कला बहुत जबरदस्त है। चूंकि मेरा निशाना अबरार था, मैंने कभी उससे हाथ नहीं आजमाया। ध्रुवांश ने कहा, कियाना? यह पहली बार नहीं था कि उसने यह नाम सुना था, लेकिन चेतना पथ को बीच में छोड़ने की वजह से उसने उस लड़की को, जिसने चैंपियनशिप छीनी और चेतना पथ की सबसे चमकदार शख्स बनी, नहीं देखा था। ध्रुवांश को उसके बारे में थोड़ा जिज्ञासा थी, क्योंकि उसे पता था कि चेतना पथ के उन लोगों से निपटना कितना मुश्किल था। जो कोई चैंपियनशिप के लिए टक्कर दे सकता था, वह आसान नहीं होता था। चूंकि यह कियाना उनमें से अलग निकली, वह जरूर बहुत जबरदस्त लगती थी। ये कुछ प्रतिद्वंद्वी वाकई आसान नहीं थे। अध्यक्ष त्रिकेशु ने तारीफ भरे स्वर में कहा, अभी कियाना को गुलाबी शिकारी अकादमी की सबसे मशहूर छात्रा माना जाता है और वह बहुत ताकतवर है। वे आगे बोले, ये 4 लोग पिछले 1 साल में बाकी 4 महान अकादमियों से निकले सबसे जबरदस्त किरदार हैं और सभी बहुत चमकदार हैं। लेकिन अच्छा है कि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी में इस साल ध्रुवांश उभरा है, वरना हम वाकई उनका मुकाबला नहीं कर पाते। श्रीनु ने मुस्कुराकर पूछा, ध्रुवांश की तुलना में कौन ज्यादा ताकतवर है? अध्यक्ष त्रिकेशु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, असली ताकत की बात करें तो ध्रुवांश जाहिर तौर पर सबसे कमजोर है। वे आगे बोले, जाहिर है, ध्रुवांश की ताकत को सतह पर नहीं आंका जा सकता, इसलिए असली टक्कर में कुछ कहना मुश्किल है। और बाकी बचे 6 महीने वह समय है जब सबसे ज्यादा बदलाव होंगे। बाकी 4 महान अकादमियां अपनी गुप्त ट्रेनिंग जगहें खोलेंगी। 6 महीने बाद उनके खास छात्रों की ताकत जरूर आसमान छुएगी, जो उनकी मौजूदा ताकत से बिल्कुल मेल नहीं खाएगी। उस वक्त कौन मजबूत और कौन कमजोर है, यह इन 6 महीनों की तरक्की से दिखेगा। उनका जवाब सुनकर श्रीनु और बाकी लोग चुपके से आह भरे। बाकी 4 महान अकादमियां वाकई बहुत ताकतवर थीं। सबने सोचा था कि ध्रुवांश पहले ही बहुत असाधारण है। किसे पता था कि बाकी 4 महान अकादमियों में उससे कम नहीं लोग होंगे, और वे सब भी नए छात्र थे। लगता था यह नई छात्रों की खेप बहुत भयंकर थी।
वाकई चेतनापथ एक असाधारण जगह थी। अध्यक्ष त्रिकेशु ने आह भरी और बोले, ये 4 लोग बस 4 महान अकादमियों के सबसे चमकदार नए छात्र हैं। इनके अलावा बाकी पुराने खास छात्र भी बहुत ताकतवर हैं। जाहिर है 4 महान अकादमियों के अलावा कुछ और खास अकादमियां हैं जिनकी पृष्ठभूमि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी से कम नहीं है। इसलिए मुझे डर है कि हमें संतोषजनक नतीजा पाना आसान नहीं होगा। श्रीनु ने मुस्कुराकर कहा, अध्यक्ष, अगर ऐसा है तो उत्तरी कायनाती दरवाजा जल्दी खोल दीजिए। पिछले कुछ दिनों से हम सब इसके लिए पूरी तरह बेचैन हैं। उसकी आंखों में जलती आग उभरी। ध्रुवांश का मस्कारा को मारना उसके लिए बड़ा झटका था और उसे महसूस हो रहा था कि ध्रुवांश तेजी से उसे पीछे छोड़ रहा है। आसमानी रैंकिंग का सरताज होने के नाते उसे पीछे छूटने का एहसास पसंद नहीं था। इसलिए वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता था कि उत्तरी कायनाती दरवाजे में दाखिल हो। चाहे वहां ट्रेनिंग और सीख में कितने भी खतरे हों, वह जरूर डटकर उनका सामना करता। इस वक्त लीकांश और बाकी लोग भी अध्यक्ष त्रिकेशु की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें चुनौती की इच्छा से भरी थीं। आखिरी 6 महीने वह समय था जब विभिन्न महान अकादमियों के खास छात्रों की ताकत में भारी बढ़ोतरी होती। कोई भी इस मौके को गंवाकर प्रतियोगिता में मुंह की खाना नहीं चाहता था। अपने सामने मौजूद छात्रों को देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, हमने पहले ही जरूरी तैयारियां कर ली हैं। कल से हम उत्तरी कायनाती दरवाजा आधिकारिक रूप से खोल देंगे। उनके ऐलान को सुनकर सब तुरंत नर्वस और उत्साहित हो गए। यह सुनकर ध्रुवांश ने अपने होंठ सिकोड़े। वह इस तथाकथित उत्तरी कायनाती दरवाजे के बारे में बहुत उत्सुक था। इस वक्त उसकी ताकत बहुत कम थी। भले उसने मस्कारा को मार डाला था, लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वह हमेशा ऐसे दुश्मन से नुकसान उठाकर टक्कर नहीं ले सकता था। इसलिए आखिर में असली ताकत सबसे जरूरी थी। आखिर उसके प्रतिद्वंद्वी वाकई आसान नहीं थे। वह अकेला नहीं था जिसके पास छिपे हथियार थे। जैसा दिख रहा था, उसके शरीर की ताकत का अंतर और बढ़ने वाला था। इसलिए उसे भी 6 महीने बाद शुरू होने वाले प्रतियोगिता से पहले अपनी ताकत बहुत बढ़ानी थी। उत्तरी दरिया बादशाह ने अचानक कहा, उत्तरी कायनाती दरवाजा आसमानी रैंकिंग के शीर्ष 10 स्थानों के लिए अस्थायी रूप से खुलेगा। उन्होंने अपनी नजरें ध्रुवांश पर डालीं और बोले, ध्रुवांश, तुम इस बार उत्तरी कायनाती दरवाजे में नहीं जाओगे। उनके शब्द सुनकर सब हैरान रह गए और ध्रुवांश के चेहरे पर भी खालीपन उभरा, जो उत्तरी दरिया बादशाह को हैरानी से देख रहा था। उत्तरी दरिया बादशाह ने मुंह खोलकर मुस्कान दी, जिसने ध्रुवांश के दिल को अचानक कंपाया। वे बोले, अगले 6 महीने तक मैं तुम्हारी खास ट्रेनिंग का जिम्मेदार रहूंगा। ध्रुवांश ने हैरानी से उत्तरी दरिया बादशाह की ओर देखा। उनकी मुस्कान की छाया देखकर उसके दिल में हल्की ठंडक दौड़ी, लेकिन साथ ही एक भरोसा भी उभरा। फिर भी वह सूखी हंसी के साथ बोला, यह तो ठीक नहीं। क्या हमारी उत्तरी कायनात अकादमी समान व्यवहार पर खास ध्यान नहीं देती? अगर आप मुझे विशेष तरजीह देंगे तो क्या यह ज्यादा अनुचित नहीं होगा? उत्तरी दरिया बादशाह ने आंखें तरेर कर तपाक से जवाब दिया, यह इसलिए क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे समूह में सबसे कमजोर मानी जाती है। उत्तरी कायनाती दरवाजे के बाहर 8वां चेतना इजाफा जाल है। अगर तुम वहां जाओगे तो ट्रेनिंग और सीख में अच्छा नतीजा मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी ताकत तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए ये सुविधाएं और आज्ञाकारी नाटक बंद करो। अगर तुमने पवित्र चेतना पाषाण पर शानदार प्रदर्शन न किया होता तो मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र न होती। यह सुनकर सब मुस्कुराए। श्रीनु ने ध्रुवांश के कंधे पर थपकी देकर कहा, चूंकि उत्तरी दरिया महाशय तुम में इतना भरोसा दिखा रहे हैं, तुम्हें खास ट्रेनिंग को आज्ञाकारी ढंग से करना चाहिए, ध्रुवांश। लेकिन 6 महीने बाद उत्तरी कायनाती दरवाजे से निकलने पर अगर तुम हमसे बहुत पीछे रह गए तो सबको तुमसे मुकाबला करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है वे बहुत उत्सुक होंगे कि तुम्हें एक लात मारकर उड़ा दें। इस वक्त लीकांश, हैराफ, राघव और बाकी लोग भी नजरें घुमाकर देखने लगे। उनकी आंखों में हल्की उत्सुकता थी।
इससे ध्रुवांश के मुंह के कोने सिकुड़ गए। लगता था इस साल उसकी तरक्की बहुत तेज थी, जिससे ये लोग इसे दिल में रखे थे। उधर सुल्तानी ने अपने हाथ से मुस्कान छिपाई जो दिलकश थी। ध्रुवांश ने बेबस हंसी दी और उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपनी बगल में खड़ी अमायरा की ओर देखा। अनमने स्वर में बोला, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें 6 महीने तक नहीं देख पाऊंगा? अमायरा का प्यारा चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से गुलाबी हो गया और ध्रुवांश की प्यार भरी अनिच्छा से उसकी नजरें नरम पड़ गईं। उसने उसका हाथ पकड़कर नरम स्वर में जवाब दिया, कोई बात नहीं। अगले 6 महीने तक तुम्हें ठीक से ट्रेनिंग और सीख पर ध्यान देना चाहिए। मेरे न होने से तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा, लेकिन तुम ढिलाई नहीं कर सकते, वरना तुम वाकई हमसे पीछे रह जाओगे। उसके जवाब पर ध्रुवांश बेबस हंस पड़ा, हालांकि उसे हल्का दबाव महसूस हुआ। उत्तरी कायनाती दरवाजा ट्रेनिंग और सीख के लिए बहुत फायदेमंद लगता था। अध्यक्ष त्रिकेशु ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, सब पहले वापस जाओ और कल उत्तरी कायनाती दरवाजे में जाने की अच्छी तैयारी करो। एक बार तुम अंदर गए तो अगली बार 6 महीने बाद ही बाहर आओगे। सबने तुरंत जवाब दिया, जी हां, और फिर मुड़कर चले गए। हॉल से जाते हुए युवक युवतियों को देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने राहत की सांस ली और आह भरते हुए बोले, हमारी जानकारी के मुताबिक 5 महान अकादमियों में हमारी अकादमी के खास छात्र अभी भी 5वें स्थान पर हैं। अब देखते हैं अगले 6 महीनों में ये युवा कितनी तरक्की और सुधार कर सकते हैं। उन्होंने पूछा, उत्तरी दरिया, क्या आप पक्का चाहते हैं कि ध्रुवांश उत्तरी कायनाती दरवाजे में न जाए? उत्तरी दरिया बादशाह ने सिर हिलाकर जवाब दिया, भले उत्तरी कायनाती दरवाजे में विशाल और मजबूत चेतना शक्ति हो, लेकिन यह ध्रुवांश के लिए खास तौर पर मुफीद नहीं है। मैं अगले 6 महीने उसे खास ट्रेनिंग दूंगा, इससे वह काफी हद तक ताकतवर हो जाएगा। उनके भरोसे से अध्यक्ष त्रिकेशु निश्चिंत हो गए। अगले 6 महीने विभिन्न महान अकादमियों के खास छात्रों की ताकत में भारी उछाल आएगा। यह बहुत खास समय था, बल्कि यह विभिन्न अकादमियों के आंतरिक खास छात्र रैंकिंग को भी बदल देगा। जो अकादमी इस रुझान का पालन नहीं करेगी, वह बाकियों से बहुत पीछे छूट सकती थी। वे नहीं चाहते थे कि ध्रुवांश ऐसे ही टीम से बाहर हो जाए। अगले दिन विशाल कक्ष के सामने अध्यक्ष त्रिकेशु ने श्रीनु, लिकांश, अमायरा और बाकियों को देखा, जो सब आ चुके थे। उन्होंने सिर हिलाया और एक हाथ के इशारे से उत्तरी कायनात अकादमी की सबसे गहरी जगह की ओर बढ़ गए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइन करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। भले ध्रुवांश उत्तरी कायनाती दरवाजे में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा था, फिर भी वह साथ गया। एक वजह थी अमायरा को विदा करना और दूसरी वजह थी उत्तरी कायनाती दरवाजे में उसकी दिलचस्पी। लोगों का समूह तेजी से उत्तरी कायनात अकादमी के ऊपर से उड़ा और 10 मिनट में कड़ी निगरानी वाली सबसे गहरी जगह में पहुंच गया। उनके सामने हरे भरे पहाड़ों और जंगलों का इलाका था, लेकिन पूरा क्षेत्र घने चेतना धुंध से ढका था। इस इलाके की चेतना शक्ति इतनी गाढ़ी और मजबूत थी कि समझ से परे थी। धुंध इतनी गाढ़ी थी कि चेतना तरल की बूंदें बन गई थीं, जो इलाके में तैर रही थीं और शानदार चमक बिखेर रही थीं। जब इलाके की चेतना धुंध अपने चरम पर पहुंची, अध्यक्ष त्रिकेशु ने हाथ हिलाकर सबको रुकने का इशारा किया। उन्होंने अपनी आस्तीन हिलाई और एक आयामी लहर उभरी, जिससे इलाके में हवाएं उठने लगीं। अगले ही पल उनके सामने का अंतरिक्ष तेजी से मुड़ने और टेढ़ा होने लगा और उसमें रोशनी की किरणें चमकने लगीं। धीरे धीरे एक विशाल चमकता जाल, जो लगभग 10,000 मीटर बड़ा था, अंतरिक्ष में बन गया। अंतरिक्ष उस विशाल चमकते जाल में मुड़ता और टेढ़ा होता रहा। जाल के अंदर एक स्वतंत्र अंतरिक्ष था, जिसमें विशाल और समुद्र सी चेतना शक्ति थी, जो लहर दर लहर बह रही थी। उत्तरी कायनात अकादमी के पूरे इलाके की चेतना शक्ति यहीं से आती थी, जो छात्रों की ट्रेनिंग और सीख को सहारा देती थी। ये उत्तरी कायनात अकादमी का मूल था। ध्रुवांश ने यह नजारा देखकर तारीफ भरी, आह भरी, क्या गजब का 8वां चेतना इजाफा जाल है। ये चेतना इजाफा जाल पहले से ही अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष रखता था। इस स्तर का जाल बनाने के लिए उन लोगों की जरूरत होती थी
जिनकी चेतना जाल में महारत परमाचार्य रैंक तक पहुंची हो। हाथ की मुद्राएं बदलने पर रोशनी की किरणें 8वें रैंक के जाल के सामने जमा हुईं। अगले ही पल 100 मीटर ऊंचा कांस्य दरवाजा धीरे धीरे उभरा। दरवाजा कसकर बंद था और उसकी सतह रहस्यमयी रूनी नक्शों से भरी थी, जो एक तरह की सील थी जो उस विशाल और असीम चेतना शक्ति को स्वतंत्र अंतरिक्ष से पूरी तरह अलग रखती थी। श्रीणु और बाकियों ने उस विशाल कांस्य दरवाजे की ओर जलती नजरें डालीं और पूछा, यह उत्तरी कायनाती दरवाजा है? अध्यक्ष त्रिकेशु ने उंगली से एक रोशनी की किरण विशाल कांस्य दरवाजे की ओर छोड़ी। जैसे ही वह टकराई, सतह के रहस्यमयी रूनी नक्शे चमकने लगे और रोशनी की किरणें फैलकर पूरे दरवाजे को ढकने लगीं। जब वे रूनी नक्शे पूरी तरह चमक उठे, कसकर बंद विशाल कांस्य दरवाजे से भारी आवाज गूंजी और वह धीरे धीरे खुलने लगा। रोशनी की किरणें आसमान की ओर उछलीं। दरवाजा खुलते ही विशाल और भव्य चेतना शक्ति जमीन को ढकते हुए आसमान की ओर फैली। ये चेतना शक्ति इतनी विशाल और असीम थी कि उसने एक बवंडर बना लिया जो पागलपन से घूमते हुए तबाही मचा रहा था। जैसे जैसे चेतना शक्ति फैली, उसने उत्तरी कायनात अकादमी को बहुत तेजी से ढक लिया और तुरंत एक कंपन पैदा किया जिसने अनगिनत छात्रों के दिमाग को हिलाकर रख दिया। आसमान की चेतना शक्ति आम दिनों से कई गुना ज्यादा विशाल और मजबूत थी। अध्यक्ष त्रिकेशु ने सख्त नजरों से कहा, लीडर मयूर और बुजुर्ग जेहान, तुम सबके साथ उत्तरी कायनाती दरवाजे में जाएंगे। अगर कुछ होता है तो वे तुम सबको तुरंत बाहर लाएंगे। वे आगे बोले, उत्तरी कायनाती दरवाजे में चेतना शक्ति बहुत विशाल और असीम है। जरा सी हलचल से पर्यावरण में बड़ा उथल पुथल हो सकता है, इसलिए तुम सबको बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा। सबने जवाब दिया, जी हां। अध्यक्ष त्रिकेशु ने सिर हिलाकर कहा, अगर तुम तैयार हो तो अंदर जाओ। श्रीणु ने चिल्लाया, चलो। वह सबसे आगे उड़ा, उत्तरी कायनाती दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके पीछे गहरी सांस लेकर लीकांश, सुल्तानी, हैराफ और बाकी लोग तुरंत पीछे चले। आखिरी में अमायरा ने अपनी बगल में खड़े ध्रुवांश को देखा। हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे अब अंदर जाना है। अगले 6 महीने तुम उत्तरी दरिया बुजुर्ग के मार्गदर्शन में ठीक से ट्रेनिंग और सीख करना। ध्रुवांश ने सामने की युवती को देखा और उसके दिल में अभी भी बड़ी अनिच्छा थी। अगले 6 महीने तक वह उसे नहीं देख पाएगा। यह उसके लिए थोड़ा असहनीय था, लेकिन वह सिर्फ इतना कर सकता था कि अपनी बांह बढ़ाकर उसकी पतली कमर को गले लगाए और उसके चमकते माथे पर हल्का चुंबन दिया। सावधान रहना। अमायरा का प्यारा चेहरा गुलाबी हो गया और उसने सिर हिलाया। ध्रुवांश की छाती पर धक्का देकर वह मुड़ी और एक सुंदर हंस की तरह विशाल कांस्य दरवाजे में उड़ी और पलक झपकते ही उसकी आकृति गायब हो गई। उसके पीछे लीडर मयूर और बुजुर्ग जेहान भी दरवाजे में दाखिल हुए। जब सब उत्तरी कायनाती दरवाजे में पूरी तरह गायब हो गए, विशाल कांस्य दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। उस विशाल और भयंकर चेतना शक्ति को स्वतंत्र अंतरिक्ष में अलग कर दिया। उत्तरी दरिया बादशाह ने ध्रुवांश के बगल में खड़े होकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हारा धर्मपाल अकादमी के अबरार के साथ कोई झगड़ा है? ध्रुवांश ने हल्का सिर हिलाकर नरम स्वर में जवाब दिया, मौत का झगड़ा। उत्तरी दरिया बादशाह ने कहा, तो मुझे तुम्हें बताना होगा, वह अबरार आसान नहीं है। धर्मपाल अकादमी में उसका प्रदर्शन तुमसे जरा भी कम नहीं है। भले तुमने इस बार पवित्र चेतना पाषाण पर मस्कारा को हराया, लेकिन हमें मिली जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले अबरार एक बाहरी मिशन पर गया और अकेले एक पूरे दल को तबाह कर दिया। और उस दल में 3 लोग थे जिन्होंने 3 परमार्थ परीक्षाओं की पहली मानव शरीर परीक्षा पास की थी। यह सुनकर ध्रुवांश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने सोचा, एक दल को जिसमें 3 मानव शरीर परीक्षा पास करने वाले योद्धा थे, तबाह कर दिया। इसकी मुश्किल तो मस्कारा को मारने से भी ज्यादा थी। वाकई अबरार एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी है। उत्तरी दरिया बादशाह ने कहा, धर्मपाल अकादमी के पास एक स्टैंड चेतना स्वर्ग है जो हमारी उत्तरी कायनात अकादमी के उत्तरी कायनाती दरवाजे जैसा है। यह भी उनकी गुप्त ट्रेनिंग जगह है। अभी अबरार वहां दाखिल हो चुका है। 6 महीने बाद उसकी ताकत और ज्यादा भयंकर होगी।
उस वक्त अगर तुम्हारे पास अभी वाली ताकत ही होगी तो बेहतर है कि तुम प्रतियोगिता में हिस्सा न लो, क्योंकि तुम उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ध्रुवांश ने हल्की हंसी दी। उत्तरी कायनात अकादमी की ओर मुड़कर नरम स्वर में बोला, उत्तरी दरिया बुजुर्ग, मुझे उकसाने के लिए ये शब्द कहने की जरूरत नहीं। अगले 6 महीने आप जो भी खास ट्रेनिंग देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। बस आप उसे लाइए और मुझे झेलने की फिक्र मत कीजिए। चाहे अबरार कितना भी ताकतवर हो, मैं इस प्रतियोगिता में उससे निपट लूंगा। उत्तरी दरिया बादशाह की आंखें हल्की सिकुंडी और उनके सूखे चेहरे पर मुस्कान उभरी। ध्रुवांश के चेहरे पर भी मुस्कान उभरी। उसने सिर उठाकर क्षितिज की ओर देखा और उसकी आंखों में ठंडी चमक जमा होने लगी। अबरार इस बार अच्छे से टकराएंगे। अमायरा और बाकियों के उत्तरी कायनाती दरवाजे में ट्रेनिंग के लिए जाने के दूसरे दिन उत्तरी दरिया बादशाह के मार्गदर्शन में ध्रुवांश एक ऐसी जगह पहुंचा जो अनजान नहीं थी, लेकिन उसका सिर हल्का सुन्न कर देती थी। यह जगह थी उत्तरी कायनात अकादमी के बिजली इलाके का आखिरी स्तर। काले अंतरिक्ष में बिजली का विशाल और असीम समुद्र क्षितिज तक फैला था। एक नजर में इसका अंत नहीं दिखता था। जैसे ही यह उबला और हिला, विशाल गुस्साए ड्रैगन से दैवीय काली बिजलियां बिजली के समुद्र से दहाड़ती थीं और हैरान करने वाली गड़गड़ाहट के साथ अंतरिक्ष भी कांपने लगता था। इस इलाके की ताकत बहुत डरावनी थी। बिजली इलाके के आखिरी स्तर पर खड़े होकर ध्रुवांश ने सिर उठाकर सामने के काले बिजली समुद्र को देखा। भले वह पहले एक बार यहां आ चुका था, इसे देखकर उसका दिल अभी भी धड़कता था। शुद्ध काला रंग देखने वालों को बहुत दबाव देता था, जैसे इसमें घुसने वाली हर चीज निगल ली जाएगी। ध्रुवांश ने बिजली समुद्र के बीच से गिरते बिजली के नदियों को देखकर होंठ चटकाए और सावधानी से पूछा, उत्तरी दरिया बुजुर्ग, हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे? उत्तरी दरिया बादशाह ने अपने गंजे सिर को सहलाया, जिससे उनकी शक्ल वाकई हास्यास्पद लग रही थी, जरा भी उत्तरी कायनात अकादमी के महान रक्षक जैसी नहीं। ध्रुवांश को घूरकर उन्होंने होंठ बिगाड़े और पूछा, तुम्हारी बिजली राज शरीर की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ध्रुवांश ने ईमानदारी से जवाब दिया, द्विरुण बिजली शरीर। उनके भौहें हिलीं और उदासीन सिर हिलाकर बोले, यह बुरा नहीं, लेकिन अब से इस समय की समाप्ति तक तुम्हें अपने बिजली राज शरीर को चतुर्ण बिजली शरीर तक ले जाना होगा। यह सुनकर ध्रुवांश तुरंत चौंक गया। कोई भी शरीर शोधन दैवीय रैंक चेतना कला सीखना पहले से ही मुश्किल था और बिजली राज शरीर उनमें सबसे शानदार था, जिससे इसे सीखना और भी मुश्किल हो जाता था। द्विरुण बिजली शरीर पाने के लिए उसने न जाने कितना खून और मेहनत बहाई थी। इसे चतुर्ण बिजली शरीर तक ले जाना कितना मुश्किल होगा। उत्तरी दरिया बादशाह ने अंतरिक्ष में तैरते काले बिजली समुद्र की ओर इशारा किया और उदासीन स्वर में बोले, अब तुम वहां जाकर मेरे लिए ट्रेनिंग करो और बाहर आने की इजाजत नहीं है। वे आगे बोले, और तुम्हें दैवीय काली बिजली के जहर का इस्तेमाल अपनी चेतना शक्ति की लहरों को छिपाने के लिए नहीं करना है। ध्रुवांश उनके शब्दों से तुरंत चौंक गया और उसका सिर सुन्न पड़ने लगा। पहले आजमा चुके होने की वजह से उसे पता था कि यह बिजली समुद्र कितना डरावना था। पहले जब वह यहां आया था, उसने पूरी तरह दैवीय काली बिजली के जहर पर भरोसा करके अपनी शक्ति छिपाई थी। तभी वह बिना किसी रुकावट के सुरक्षित रहा। लेकिन अब उत्तरी दरिया बादशाह ने उसे अपनी शक्ति छिपाने की इजाजत नहीं दी। क्या इसका मतलब यह नहीं कि अंदर जाते ही अनगिनत दैवीय काली बिजलियां उस पर हमला करेंगी? भले उसकी ताकत तब से काफी बढ़ गई थी, लेकिन डरावनी दैवीय काली बिजली की तुलना में वह अभी भी कुछ नहीं थी। और उसे साफ याद था कि बिजली समुद्र में एक भयंकर बिजली आत्मा थी, जो इतनी डरावनी थी कि उत्तरी दरिया बादशाह को भी परेशान करती थी। अगर वह चीज बेतरतीब हमला कर दे तो शायद वह उसे राख में बदलने के लिए काफी हो। उत्तरी दरिया बादशाह ने आलसी स्वर में कहा, इस बिजली समुद्र में अनगिनत दैवीय काली बिजली की शक्तियां हैं और तुम्हारे बिजली राज शरीर को मजबूत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। और दैवीय काली बिजली में शक्तियां भी हैं। अगर तुम इसे झेल सको तो यह तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बड़ा फायदा देगा, जो उत्तरी कायनाती दरवाजे में ट्रेनिंग से जरा भी कम नहीं।
वे आगे बोले, जाहिर है अगर तुम डरते हो तो हम सामान्य तरीका चुन सकते हैं, लेकिन जब 6 महीने की ट्रेनिंग खत्म होगी और श्रीनु, लीकांश और बाकी बाहर आएंगे तो वे तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देंगे। उनके शब्दों से उकसाए गए ध्रुवांश ने हंसकर सिर हिलाया और कुछ कहने की योजना न बनाते हुए उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, तो शुरू करते हैं। उत्तरी दरिया बादशाह ने सिर हिलाकर कहा, ऐसे ही चाहिए। उस बिजली आत्मा की फिक्र मत करो, मैंने उसे सील कर दिया है। बिजली समुद्र में तुम्हें जो करना है करो, बशर्ते तुम इसे झेल सको। थोड़ा बुदबुदाकर उत्तरी दरिया बादशाह ने अपनी सूखी हथेली कसी और काली बिजली की रोशनी उसमें जमा हुई। अगले ही पल वह काले चमकते जेड स्लिप में बदल गई। एक झटके से उन्होंने उसे ध्रुवांश की ओर उछाला, जिसे उसने जल्दी से पकड़ लिया। शक भरी नजरों से देखते हुए उसने स्लिप की सतह पर बिजली से बने 3 प्राचीन शब्द देखे। बिजली नियंत्रण तकनीक। ध्रुवांश ने शक भरे स्वर में पूछा, बिजली नियंत्रण तकनीक? उसने पूछा, क्या यह कोई हमलावर दैवीय रैंक चेतना कला है? उत्तरी दरिया बादशाह ने तंज मारा, दैवीय रैंक चेतना कला? वे बोले, मूर्ख लड़के, यह कोई दैवीय रैंक चेतना कला नहीं, बल्कि एक दैवीय तकनीक है। ध्रुवांश का दिमाग तुरंत झटका खा गया। दैवीय तकनीक? आसमान और जमीन में अनगिनत रहस्यमयी चीजें थीं और दैवीय रैंक चेतना कला उनमें से एक थी, लेकिन तथाकथित दैवीय तकनीकें बहुत रहस्यमयी और गहरी थीं। कहा जाता है कि आसमान और जमीन में कई तरह की रहस्यमयी शक्तियां थीं। एक बार उन्हें आकार देकर सक्रिय किया जाए तो वे बहुत डरावनी ताकत से फट पड़ती थीं। जो तकनीकें ऐसा कर सकती थीं उन्हें दैवीय तकनीकें कहा जाता था, लेकिन दैवीय तकनीकों को सीखने की शर्तें बहुत सख्त थीं और उनकी मंत्र बहुत दुर्लभ थे। वे ऐसी चीजें थीं जो परमार्थ रैंक के योद्धाओं की नजर में भी बहुत कीमती थीं। पहले ध्रुवांश ने उनके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उसने कभी दैवीय तकनीक को अपनी आंखों से नहीं देखा था और चेतना अंक कक्ष में भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखी थी। लेकिन उत्तरी दरिया बादशाह ने जो चीज उसे दी वह अप्रत्याशित रूप से एक दैवीय तकनीक थी। उत्तरी दरिया बादशाह ने धीरे धीरे कहा, आमतौर पर दैवीय तकनीकें सिर्फ परमार्थ रैंक के योद्धा ही छू सकते हैं, लेकिन यह बिजली नियंत्रण तकनीक का तुम्हारी सीखी बिजली राज शरीर से कुछ नाता है। अगर तुम बिजली और गड़गड़ाहट के असली मतलब को महसूस कर सको तो तुम इसे सीखने में कामयाब हो जाओगे। दुश्मन से टक्कर में एक सोच से तुम असाधारण ताकत की बिजली और गड़गड़ाहट को खींच सकोगे। ध्रुवांश की आंखें हैरानी और तारीफ से भरी थीं। बिजली और गड़गड़ाहट खींचना, यह थी दैवीय तकनीक, वाकई जबरदस्त थी। कुछ खास दैवीय रैंक चेतना कला भी दुश्मनों पर हमले के लिए बिजली और गड़गड़ाहट बना सकती थी, लेकिन ध्रुवांश जानता था कि ऐसी बिजली और गड़गड़ाहट शुद्ध नहीं होती थीं और ज्यादातर चेतना शक्ति से बनती थीं। वे आसमान और जमीन की शुद्ध बिजली और गड़गड़ाहट नहीं थीं, लेकिन तथाकथित बिजली नियंत्रण तकनीक ऐसा कर सकती थी। इस नजरिए से यह दैवीय तकनीक वाकई दैवीय रैंक चेतना कला से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और गहरी थी। उत्तरी दरिया बादशाह ने अपनी आस्तीनों में हाथ डालते हुए कहा, इस दैवीय तकनीक को सीखना बहुत मुश्किल है। तुम्हें बिजली समुद्र में ट्रेनिंग करते वक्त इसे ठीक से समझना होगा। उनका आलसी रवैया जरा भी नहीं दिखा रहा था कि वे ध्रुवांश को विस्तार से समझाना चाहते हैं। ये देखकर ध्रुवांश ने बेबसी से सिर हिलाया और बिजली नियंत्रण तकनीक को रख लिया। सिर उठाकर काले बिजली समुद्र को देखा और उसकी नजरें धीरे धीरे ठंडी होने लगीं। चूंकि उसने यहां खास ट्रेनिंग स्वीकार करने का फैसला किया था, वह जाहिर तौर पर पीछे नहीं हटेगा। बड़ी ताकत पाने के लिए उसी के बराबर मेहनत चाहिए थी। बिना मेहनत की ताकत ध्रुवांश को पसंद नहीं थी, क्योंकि वह भरोसेमंद नहीं होती थी। उत्तरी दरिया बादशाह ने धीरे कहा, अगर तुम बिजली समुद्र में सचमुच इसे झेल न सको तो बिजली देव कमल निकाल लेना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। ध्रुवांश ने हल्का सिर हिलाया, जी। उसने पैर जमीन पर मारा और विशाल चील की तरह क्षितिज पार कर गया। असीम चेतना शक्ति उसके शरीर की रक्षा कर रही थी और उसके शरीर पर बिजली की चमक थी। जाहिर था उसने अपना बिजली राज शरीर भी सक्रिय कर लिया था। सामने का बिजली समुद्र वह जगह थी जहां 10 में से 9 बार मौत होती थी, इसलिए
उसे सावधान और सतर्क रहना जरूरी था। बिजली समुद्र के किनारों में अनगिनत काली बिजलियां गरज रही थीं, जैसे उन्होंने ध्रुवांश के आने को भांप लिया हो। तुरंत गड़गड़ाहट गूंजी और बिजली की चटखारे जमीन को ढकते हुए आसमान की ओर ध्रुवांश के शरीर पर मारे। ध्रुवांश के शरीर पर बिजली के चाप फटे और उसकी पहनी लबादे तुरंत राख हो गए। तीखा दर्द उसके पूरे शरीर में फैला। फिर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं हुआ। आखिर उसके बिजली राज शरीर में कुछ हासिल था। वह किनारों की दैवीय काली बिजली को पूरी तरह झेल सकता था। लेकिन इसके बावजूद ध्रुवांश ने इन बिजलियों को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि असली डरावनी दैवीय काली बिजली समुद्र की गहराइयों में छिपी थी। उनकी तुलना में बाहर की दैवीय काली बिजली देखने लायक भी नहीं थी। ध्रुवांश बहुत तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते बिजली समुद्र के करीब पहुंच गया। सामने की दिल धड़काने वाली कालिमा को देखकर उसने गहरी सांस ली और हवा में पैर मारा। एक छपाके के साथ उसका शरीर सीधा बिजली समुद्र में घुस गया। अंदर घुसते ही ध्रुवांश ने तुरंत बेकाबू बिजली शक्तियों को पागलपन से अपनी ओर बढ़ते महसूस किया। पिछली बार यहां आने पर उसने दैवीय काली बिजली के जहर पर भरोसा करके खुद को छिपाया था, जिससे बिजली समुद्र ने उसे कुछ नहीं माना था। लेकिन बिना किसी ढाल के अंदर घुसने पर उसे आखिरकार पता चला कि इस बिजली समुद्र में कितनी असाधारण ताकत छिपी थी। असीम चेतना शक्ति ध्रुवांश के शरीर से लगातार निकल रही थी, जो बिजली शक्तियों के क्षरण का मुकाबला कर रही थी। 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में घुसने के बाद उसने अपनी रफ्तार धीमी की। बैठते हुए उसकी छाती पर 2 बिजली रूने चमके और उसके शरीर की सतह पर काली बिजली के चाप उछल रहे थे। उसके शरीर के चारों ओर असीम चेतना शक्ति भड़की और उठी। काले बिजली तरल को उससे दूर धकेलकर उसके आसपास 1 मीटर चौड़ा खाली स्थान बना लिया। वहां बैठे हुए वह बिजली समुद्र की काली गहराइयों में विशाल ड्रैगन सी दैवीय काली बिजलियों को रेंगते और तड़पते देख सकता था, जिनमें से हर एक डरावनी ताकत छोड़ रही थी। ध्रुवांश ने बुदबुदाया, शुरू करने का वक्त आ गया है। उसकी काली पुतलियों में भयंकर छाया उभरी। अभी सब 6 महीने बाद होने वाले प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। भले वह उत्तरी कायनाती दरवाजे में नहीं गया था, उसे पता था कि वहां ट्रेनिंग में काफी खतरा होगा। चूंकि सब अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनिंग और सीख रहे थे, उसे भी यहां मेहनत करनी चाहिए थी। ये 6 महीने वह समय था जब बहुत बड़े बदलाव होंगे। प्रतियोगिता के लिए विभिन्न महान अकादमियां अपने खास छात्रों की ताकत बढ़ाने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करेंगी। 6 महीने बाद सबकी ताकत में भारी उछाल आएगा। अगर वह अभी भी मस्कारा को हराने से आत्ममुग्ध था, तो वह उत्तरी कायनात अकादमी की उसकी सारी उम्मीदों को धूल में मिला देता। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और विशाल ड्रैगन सी दैवीय काली बिजलियों को घूरा। अगले ही पल उसके गले से गहरी दहाड़ निकली। आओ, दिखाओ, तुम सब कितने डरावने हो। उसके शरीर से असीम और भव्य चेतना शक्ति विस्फोटक रूप से फटी। जैसे ही उसकी चेतना शक्ति फटी, उसने बिजली समुद्र को पूरी तरह उकसा दिया। विशाल दैवीय काली बिजलियों से गड़गड़ाहट गूंजी और वे बिजली समुद्र को चीरते हुए इस बाहरी शख्स की ओर पागलपन से गरजने लगीं। काले बिजली समुद्र में डरावनी गड़गड़ाहट गूंजी जब 100 मीटर लंबी विशाल दैवीय काली बिजलियां पागलपन से बढ़ीं। बिजली तरल भड़कने से उसमें एक विशाल रास्ता बना। एक भयंकर विशाल अजगर की तरह दैवीय काली बिजली की चटक ध्रुवांश के छोटे से शरीर पर जोर से टकराई, जो बिजली समुद्र में मौजूद था। इस टक्कर से ध्रुवांश का शरीर 1000 मीटर पीछे उछल गई। बिजलियां उसके शरीर पर नाच रही थी। तभी वह खून की उल्टियां करने लगा, लेकिन बिजलियों से टकराते ही वह राख में बदल गई। ध्रुवांश ने अपनी छाती पकड़ ली। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया और हल्की कंपी उसके शरीर में दौड़ी। अंदर से अनकहा तीखा दर्द उभरा, जैसे उसका शरीर टूटने वाला हो और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई हों। यह दैवीय काली बिजली वाकई बहुत डरावनी थी। अगर ध्रुवांश के बिजली राज शरीर में छोटी मोटी महारत न होती और उसे दैवीय काली बिजली के खिलाफ थोड़ा प्रतिरोध न होता, तो शायद वह उस वार से जिंदा न बचता। ध्रुवांश ने कांपती उंगलियां उठाकर मुंह के कोने के खून के निशान पोंछे, लेकिन इससे पहले कि वह यह कर पाता,
बिजली समुद्र में फिर से गड़गड़ाहट गूंजी और एक और विशाल दैवीय काली बिजली बिजली की रफ्तार से उसके शरीर पर टकराई। वह फिर 1000 मीटर पीछे उछल गया और मुंह के कोने के खून के निशान और गाढ़े हो गए। बिजली समुद्र में दैवीय काली बिजलियों की संख्या बहुत थी। वे एक के बाद एक आ रही थीं, जैसे कोई रुकावट ना हो। ऐसा भयंकर हमला लोगों को सांस लेने का मौका भी नहीं देता था। ध्रुवांश का शरीर लगातार हमलों से पीछे उछल रहा था। जैसे जैसे यह चलता रहा, उसके शरीर पर हल्की काली छाया उभरने लगी, क्योंकि उसकी त्वचा जलकर काली हो गई थी और जली त्वचा के नीचे उसके छिद्रों से खून रिसने लगा। साफ था कि लगातार दैवीय काली बिजली के वार से उसका अंदरूनी हिस्सा चूर चूर हो गया था। इस वक्त ध्रुवांश ठीक ठीक समझ सकता था कि यह खास ट्रेनिंग कितनी डरावनी थी। लगातार दैवीय काली बिजली के वार से ध्रुवांश को मौत से मुलाकात का एहसास भी हल्का हल्का होने लगा। यह खास ट्रेनिंग को नरक स्तर का माना जाना चाहिए। अब जो नजारा हो रहा था वह क्रूर था, लेकिन लगातार वार और खून की उल्टियों के बावजूद ध्रुवांश की आंखें साफ तौर पर धीरे धीरे लाल होने लगीं और उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके शरीर का तीखा दर्द इतना बढ़ गया था कि उसे हल्का सुन्न सा लगने लगा। तीखे दर्द के चरम पर पहुंचने से एक असामान्य खुशी का एहसास धीरे धीरे उसके अंदर उभरने लगा, जिसने उसकी समझ को चुपके से डुबो दिया। इस दुनिया में अगर कोई ज्यादा ताकतवर होना चाहता है तो उसे सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ती है। पिछले 1 साल में ध्रुवांश की ताकत में भारी उछाल आया था और सामान्य लोग सिर्फ उसकी तेज तरक्की देख सकते थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि ध्रुवांश को इतनी तेजी से बढ़ने वाली ताकत के लिए ऐसी कीमत चुकानी पड़ी होगी। बार बार उसने उन प्रतिद्वंद्वियों से टक्कर ली जिनकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। बार बार उसकी जान मौत के दरवाजे पर झूलती थी। बार बार पूरी ताकत से लड़ने के अनुभव की वजह से वह यहां तक पहुंच सका था। वे सारी मुश्किलें उसने तोड़ दी थीं। यह खास ट्रेनिंग उसे, ध्रुवांश को, यहां रुकने पर कैसे मजबूर कर सकती थी। ध्रुवांश की आंखों से खून की धारियां रिसने लगीं और उसने मुंह के कोने के खून के निशान पोंछे। दूर से आती विशाल दैवीय काली बिजलियों को देखकर उसके गले से एक दहाड़ निकली। उसके शरीर पर बिजली रूने चमके और वह अप्रत्याशित रूप से फैल करके आगे बढ़ा। एक तिनके की तरह जो विशाल पेड़ से टकरा रहा हो, वह दैवीय काली बिजली से जोर से टकराया। जोरदार धमाका गूंजा और बिजली तरल का एक हिस्सा फैला। जब ध्रुवांश का शरीर फिर से पीछे उछल गया, बिजली समुद्र के बाहर उत्तरी दरिया बादशाह हाथ पीछे बांधे खड़ा था। बार बार खून उगलते और पीछे उछलते युवा की आकृति को देखकर उसके प्राचीन चेहरे पर जरा भी भावना नहीं थी। फिर भी उसकी आंखों में हल्की हलचल थी। अंदर जाने से अब तक ध्रुवांश ने 18 दैवीय काली बिजलियों को झेल लिया था। जिसने मानसल शरीर परीक्षा पास की हो, वह भी ऐसे हमलों में बुरी हालत में होता। फिर भी यह युवा डटा हुआ था। उसकी दृढ़ता और जिद ने उत्तरी दरिया बादशाह को भी हल्का सिर हिलाने पर मजबूर किया। वाकई पिछले 1 साल में उत्तरी कायनात अकादमी में खुद को अलग दिखाने वाला यह ध्रुवांश सचमुच अपनी खासियत रखता था। उत्तरी दरिया बादशाह ने सोचा, क्या पागल लड़का है। मेरी खास ट्रेनिंग तुम्हारी छोटी सी जान लेने के लिए नहीं है। ध्रुवांश को 5 और दैवीय काली बिजलियों को झेलते देख उत्तरी दरिया बादशाह के चेहरे पर आखिरकार बेबस मुस्कान उभरी। इस वक्त वह जैसे तीर हो जो अपनी उड़ान के अंत पर था। अगर वह ऐसे ही खुद को आगे धकेलता रहा तो सचमुच कुछ हो सकता था। वह अपनी जगह से गायब हो गया और अगले पल ध्रुवांश के सामने उभरा। अपनी आस्तीन हिलाकर उसने फिर से आती दैवीय काली बिजलियों को तोड़कर बिखेर दिया। मुस्कुराकर बोला, तुम पहली बार में 20 से ज्यादा दैवीय काली बिजलियां झेल पाए। यह बुरा नहीं। अपने बिजली देव कमल को निकालो और जख्मों को ठीक करो, फिर जारी रखो। यह ट्रेनिंग सिर्फ ध्यान केंद्रित करके और सीधे टक्कर लेकर पूरी नहीं होगी। तुम्हें इस शोधन में और ताकतवर होना होगा, तभी तुम लगातार वार झेल पाओगे। ध्रुवांश ने दर्द भरी मुस्कान दी। फिर भी इतनी छोटी सी हरकत से उसके शरीर की सारी मांसपेशियां जैसे चीर गईं और उसका खून और मांस जैसे जल उठा। फिर भी उसने उंगलियां उठाईं और बिजली देव कमल को बुलाया और उस पर बेबस ढंग से ढह गया।
उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। दांत कसकर उसने अंदर के तीखे दर्द को झेला और बैठ गया। इस वक्त दैवीय काली बिजली के वार से उसका अंदरूनी हिस्सा चूर चूर हो गया था, जिसे उसे जल्दी ठीक करना था। ध्रुवांश के शरीर की सतह पर काली बिजली के चाप नाच रहे थे और दैवीय काली बिजली की शक्तियां लगातार उसके अंदर घुस रही थीं, जो उसके टूटे शरीर को मजबूत कर रही थीं। भले तीखा दर्द अभी भी उसके पूरे शरीर में फैल रहा था, लेकिन इस वक्त ध्रुवांश हल्का हल्का महसूस कर सकता था कि जहां तीखा दर्द फैला था, वहां का मांस, हड्डियां और खून जलने सा गर्म हो गया था और एक ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। साफ था, पहले के पागल हमलों ने सिर्फ तीखा दर्द और जख्म ही नहीं लाए थे। उसका शरीर उन पागल हमलों में धीरे धीरे और जबरदस्त हो रहा था। हालांकि बढ़ोतरी की मात्रा बहुत कम थी, ध्रुवांश को यकीन था कि अगर यह जमा होता रहा तो एक वक्त आएगा जब उसके शरीर में गुणात्मक बदलाव होगा। 6 महीने की लंबी ट्रेनिंग अभी शुरू हुई थी। बिजली देव कमल पर बैठे ध्रुवांश ने लगभग आधे घंटे बाद आंखें खोलीं। उसके शरीर की जली जगहें छिल गईं और उनके नीचे साफ सफेद त्वचा दिखी। लेकिन वह सफेद त्वचा नाजुक और कमजोर नहीं थी, बल्कि उसमें डरावनी ताकत थी। ध्रुवांश ने मुंह के कोने के खून के निशान साफ किए। भले उसके अंदर अभी भी तीखा दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी कंपन नहीं दिखा, क्योंकि उसने उसे जबरदस्ती झेल लिया था। कांपते कांपते वह बिजली देव कमल से खड़ा हुआ और अप्रत्याशित रूप से दैवीय काली बिजली के साथ फिर टक्कर लेना चाहता था। उसे देखकर उत्तरी दरिया बादशाह ने भौहें सिकोड़ी और बोले, लड़के, क्या तुम खुद को ज्यादा नहीं धकेल रहे? तुम्हारी मां कोई साधारण शख्स नहीं है। क्या वह तुम्हारी थोड़ी मदद नहीं करेंगी? उनकी मदद से तुम्हारी कामयाबी इतनी कम कैसे है? ध्रुवांश ने नरम स्वर में मुस्कुराकर जवाब दिया, भले मेरी मां साधारण नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी हैं। यह सुनकर उत्तरी दरिया बादशाह ने ध्रुवांश को खाली नजरों से देखा, फिर सिर हिलाकर बोले, तो ऐसा है, तुम्हारी मां का रुतबा तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। लगता था उन्होंने कुछ समझ लिया था, क्योंकि उनकी ध्रुवांश की ओर भेजी नजरों में अब एक आह थी। उस कबीले के स्वभाव को देखते हुए शायद वे इस छोटे लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उसकी मां उसके पास नहीं रह सकती थी। ध्रुवांश ने धीरे धीरे कहा, लेकिन मैंने अपने पिताजी से वादा किया है कि एक दिन मैं अपनी मां को वापस लाऊंगा। उत्तरी दरिया बादशाह ने सिर हिलाकर जवाब दिया, इसके लिए तुम्हारी मां जैसी ताकतवर शख्सियत भी इसे पूरा नहीं कर सकती, वरना वह तुम दोनों को छोड़कर न जाती। ध्रुवांश ने सिर उठाकर काले बिजली समुद्र को देखा और उसके चेहरे पर जैसे मुस्कान उभरी। वह बोला, चूंकि ऐसा है तो मुझे अपनी मां से भी ज्यादा ताकतवर होना होगा, इतना ताकतवर कि मैं उस चीज को तोड़ सकूं जो हमें एक होने से रोक रही है। उसने सिर उठाकर अपनी बाहें फैलाईं और जोर से हंसा। अगले ही पल अपनी आकृति हिलाकर वह सीधा बाहर निकला। उसकी हंसी बिजली समुद्र में गूंज रही थी और चेतना शक्ति उसके शरीर से फटी। तुरंत बिजली समुद्र उबलने लगा और दैवीय काली बिजलियां फिर से पागलपन से उसकी ओर बढ़ीं। उत्तरी दरिया बादशाह ने दूर की उस लंबी और नाजुक सी आकृति को देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने सोचा, इस छोटे लड़के की हिम्मत कम नहीं है, लेकिन वह दल ऐसा नहीं जिससे आसानी से निपटा जाए। पूरे लेविरिया में वे बड़े शख्स माने जाते हैं, फिर भी इस युवा के भविष्य की कामयाबी को कौन समझ सकता है? दूसरी तरफ यह एक धुंधला स्थल था जिसमें चेतना शक्ति इतनी असीम थी कि डरावनी लगती थी। इस स्थल में जमा चेतना शक्ति ने बहुत भयंकर दबाव बनाया था, इसलिए इस अंतरिक्ष में मौजूद पहाड़ों और टीलों के अलावा कोई भी पौधा बहुत छोटा उगता था, लेकिन बहुत मजबूत था। यहां की हवा बाहर की दुनिया की तुलना में 100 गुना भारी थी। इस शांत चेतना शक्ति से भरे स्थल में दूर से धीमी भारी कदमों की आवाज गूंजी। क्षितिज पर कई आकृतियां दूर से चलकर आ रही थीं, धीरे धीरे, कदम दर कदम। यह लड़कों और लड़कियों का समूह था। इस वक्त वे अपने दांत कसकर चल रहे थे, उनके शरीर थोड़े झुके हुए थे। उनके शरीर की चेतना शक्ति इस अंतरिक्ष में आने पर जैसे ठहरे पानी के तालाब बन गई थी, जिससे उनकी गति बहुत धीमी हो गई थी। हर कदम में भारी ताकत खर्च हो रही थी। उन पर डरावना दबाव उनके शरीर को टन जितना भारी बना रहा था।
राघव का चेहरा मृत सा पीला था और वह लड़खड़ाता हुआ बोला, यह है उत्तरी कायनाती दरवाजा, नरक। मैं इस यातना को लगभग झेल नहीं पा रहा। भले कोई डरावने छिपे हमले नहीं थे, लेकिन ऐसे चलते रहना किसी को ढाने के लिए काफी था। उसके आगे श्रीणु, लीकांश और बाकी लोग भी पसीने से तर थे। उनके होंठ सूखे और फटे हुए थे। उत्तरी कायनाती दरवाजे में घुसने के बाद से वे ऐसे ही चल रहे थे। इस जगह की खामोशी इसे मृत स्थल जैसा बनाती थी। अगर वे सब एक ही रास्ते पर साथ न चल रहे होते तो शायद वे सचमुच और ज्यादा न टिक पाते। लीकांश की कर्कश आवाज गूंजी, हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है। वह बोला, क्या तुम सोचते हो कि ताकत और शक्ति पाना आसान होगा? अगर तुम डट नहीं सकते तो जेड स्लिप तोड़ दो और बुजुर्ग जेहान और लीडर मयूर तुम्हें बाहर ले जाएंगे। ये सुनकर राघव ने बेबस हंसी दी और बोला, ऐसा नहीं कि मैं डट नहीं सकता, लेकिन क्या हम थोड़ा आराम नहीं कर सकते? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है मेरा शरीर फट जाएगा। म्यूकस और बाकी लोग एक दूसरे को देखकर सिर हिलाए। श्रीणु और लीकांश ने भी देखा। उनके चेहरों पर हल्की झिझक थी, लेकिन जब वे झिझक रहे थे, उनके पीछे चल रही काले लबादे वाली युवती चुपके से उनसे आगे निकल गई। उसकी नाजुक उंगली तलवार पकड़े थी और वह कदम दर कदम दूर की ओर बढ़ी। इस वक्त उसकी नाजुक बांह से पसीना बह रहा था, जो उसकी तलवार को पूरी तरह भिगो रहा था। उसके बिल्कुल खूबसूरत चेहरे का किनारा देखकर लीकांश ने देखा कि वह युवती अपने दांत कसकर चल रही थी। उसकी नजरें वैसी ही जिद्दी और समर्पित थीं, जैसी सालों पहले थी, जो लोगों के दिलों को हिला देती थी। लीकांश ने हल्की आह भरी और बोला, चलो दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अभी जो भी एपिसोड आएगा ध्रुवंत की, उसका एक फिक्स टाइम बनाया है मैंने। तो अब से जो भी नया एपिसोड अपलोड होगा वह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आएगा और वह वीडियो लाइव चलेगा। और लाइव खत्म होने के कुछ घंटों बाद वह वीडियो अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वीडियो लाइव होने के कुछ समय बाद वह चैनल पर नहीं दिखेगा। तो अगर आप उस वीडियो को बाद में सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, या फिर आप लोग 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में तैयार रहना और डेली वीडियो को देख लेना। और हाँ, हमारे नए चैनल स्टोरी ट्यूब बैक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आगे की कहानी वहीं पर अपलोड होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। वह भारी कदमों से आगे बढ़ा, उसके पीछे चलते हुए। ये देखकर राघव और बाकी लोग बेबस हंसी के साथ मुस्कुराए। एक लड़की भी डट और झेल सकती थी। अगर वे अब रुक गए तो सचमुच बहुत मुंह की खानी पड़ती। इसलिए अपने दिलों में चुपके से चीखते हुए लोगों का समूह उस भयंकर चेतना शक्ति के दबाव में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बिजली इलाके के आखिरी स्तर के अंतरिक्ष में, जहां साल भर धुंधलापन और अंधेरा था, काला बिजली समुद्र आसमान से बह रहा था और धीमी गड़गड़ाहट पूरे अंतरिक्ष में लगातार गूंज रही थी। अनंत बिजली समुद्र में एक पतली और नाजुक सी आकृति चुपके से बैठी थी। उसके चारों ओर विशाल दैवीय काली बिजलियां अनंत रूप से गरज रही थीं और उसके शरीर पर जोर से उतर रही थीं। उन डरावने हमलों में वह आकृति जोर से कांप रही थी और उसकी त्वचा जैसे झलकर काली हो गई थी। लेकिन पिछले समय की तुलना में जब वह बुरी तरह पीछे उछल गया था, ये कहीं ज्यादा बेहतर था। उत्तरी दरिया बादशाह हवा में तैर रहा था और बिजली समुद्र में हो रहे नजारे को देखकर हल्का सिर हिलाया। पिछले 10 दिनों के बेकाबू हमलों को झेलने में साफ था कि ध्रुवांश धीरे धीरे अपनी मौजूदा स्थिति में ढल रहा था। भले उसके अंदर का दर्द ज्यादा कम नहीं हुआ था, लेकिन वह आखिरकार इसे झेलने और रोकने में सक्षम हो गया था। उत्तरी दरिया बादशाह यह भी महसूस कर सकता था कि ध्रुवांश के शरीर की हर जली जगह के नीचे की त्वचा पहले से थोड़ी ज्यादा मजबूत हो गई थी। फिर भी दैवीय काली बिजली के इस शोधन के सामने उसे सिर्फ इतना ही ताकतवर नहीं होना चाहिए था। हर दैवीय काली बिजली में असीम दैवीय काली बिजली की शक्तियां और चेतना शक्ति थी, लेकिन ध्रुवांश के शरीर पर इनमें से ज्यादा नहीं थी। यह साफ तौर पर समझ में नहीं आता था। उत्तरी दरिया बादशाह ने सोचा,
क्या वह छोटा लड़का जानबूझकर अपने शरीर में उन शक्तियों को दबा रहा है? उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी और प्राचीन चेहरे पर मनोरंजक भाव आया। फिर वह बुदबुदाया, वाकई बहुत समझ वाला लड़का। क्या वह पर्याप्त तैयारी जमा करके एक उछाल में आगे बढ़ने की योजना बना रहा है? उत्तरी दरिया बादशाह के हिसाब से ध्रुवांश को दैवीय काली बिजली के लगातार शोधन से धीरे धीरे ताकत मिलनी चाहिए थी, लेकिन सामने की स्थिति से ध्रुवांश ने इस तरीके को नहीं चुना था। उसने उन सारी शक्तियों को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया था और पूरी ताकत से दबा लिया था। जब ये शक्तियां उसके शरीर में घुसीं तो वे साधारण लगीं, लेकिन अगर वे एक निश्चित हद तक जमा हो गईं तो वे टूटे बांध की तरह फट पड़ेंगी और काफी हैरान करने वाली ताकत दिखाएंगी। बिजली राज शरीर की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, भले इस बिजली समुद्र जैसे प्राकृतिक ट्रेनिंग मैदान में हो, लेकिन द्विरुण बिजली शरीर को चतुरुण बिजली शरीर तक ले जाना आसान कैसे हो सकता था? अगर कोई पारंपरिक तरीके से ऐसा करता तो 6 महीने की ट्रेनिंग में भी वह इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। लगता था ध्रुवांश को भी यह बात साफ थी, इसलिए उसने एक अलग तरीका चुना, जो था पहले तैयारी करके फिर उछाल लेना। वह अपने शरीर में सारी शक्तियों को ऐसे दबा रहा था जैसे उबलते पानी से भरा चायदान, जिसका ढक्कन कसकर दबाया गया हो ताकि कोई पानी बाहर न निकले। लेकिन वह ऐसा सिर्फ कुछ समय के लिए कर सकता था, क्योंकि यह लंबे समय तक नहीं हो सकता था। क्योंकि एक बार जब वे शक्तियां दबाई न जा सकें तो वे बहुत डरावनी रफ्तार से फट पड़ेंगी। अभी ध्रुवांश उसी तरह की रफ्तार के लिए जमा कर रहा था। एक बार वह उस स्तर पर पहुंच गया तो वह उसका सहारा लेकर एक छलांग में आसमान छू सकता था। ऐसा विचार बहुत अच्छा था, लेकिन इसके लिए सामान्य से ज्यादा दर्द और यातना झेलनी पड़ती थी। इस वक्त ध्रुवांश के शरीर में जैसे बारूद फट रहा हो। एक बार अगर वह इसे नियंत्रित न कर सका तो उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती। यह नजारा देखते हुए उत्तरी दरिया बादशाह ने बेबस मुस्कान दी। यह छोटा लड़का वाकई लोगों को फिक्र से मुक्त नहीं होने देता। लगता है मुझे उसे और सख्ती से देखना होगा। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो मैं तुरंत हरकत में आ सकता हूं। जब उत्तरी दरिया बादशाह अपनी बेबसी से मुस्करा रहा था, बिजली समुद्र में दैवीय काली बिजलियां जमीन को ढकते हुए आसमान की ओर उस अकेली आकृति पर लगातार उतर रही थीं। उसके शरीर की शक्तियां बेकाबू हमले में धीरे धीरे जमा होने लगीं। इस नीरस और कड़वी ट्रेनिंग में समय चुपके से बीतता गया। इस दौरान उत्तरी कायनात अकादमी एक अजीब सी शांति में डूब गई थी, क्योंकि आसमानी रैंकिंग के शीर्ष 10 खास किरदार बंद ट्रेनिंग की वजह से गायब थे। इन खास किरदारों के बिना पूरी अकादमी सामान्य से कहीं ज्यादा शांत थी। जाहिर है, इस शांति और सुकून के नीचे एक तनाव और तनी हुई हवा थी, जिसमें कई छात्र अपनी ताकत जमा करके ट्रेनिंग और सीख में जुटे थे। आखिर 5 महान अकादमियों की प्रतियोगिता नजदीक था। भले उनके पास इसमें हिस्सा लेने की काबिलियत नहीं थी, लेकिन सबको अकादमी की मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ न कुछ पता था। पिछले प्रतियोगिता में उत्तरी कायनात अकादमी के नतीजे अच्छे नहीं थे। 5 महान अकादमियों में वे आखिरी स्थान पर थे। इस वजह से कुछ खास अकादमियां उनकी ओर लालची नजरों से देख रही थीं, जो उनकी जगह 5 महान अकादमियों में लेना चाहती थीं। उत्तरी कायनात अकादमी के कई छात्र जीवन भर अकादमी में नहीं रहते थे। यहां ट्रेनिंग और सीख के बाद वे या तो ज्यादा ताकतवर जगह में ट्रेनिंग के लिए जाते या अपने परिवारों या कबीलों में लौट जाते। हालांकि ऐसा था, लेकिन इससे उन्हें उत्तरी कायनात अकादमी के लिए लगाव होने से नहीं रोका। लेविरिया में अनगिनत अकादमियां थीं, लेकिन उत्तरी कायनात अकादमी जैसी अपनापन देने वाली कम थीं। जाहिर है, शायद इसलिए क्योंकि अकादमी का अध्यक्ष बहुत अच्छा था। अध्यक्ष त्रिकेशु का उस वक्त का भाषण कई छात्रों के दिलों को छू गया था। एक ऐसा अध्यक्ष जो चाहे कुछ भी हो, अगर तुम उत्तरी कायनात अकादमी में लौट आए तो तुम्हारी पीठ थामेगा। पूरे लेविरिया में यह अभी भी दुर्लभ था, इसलिए सबको साफ था कि आसमानी रैंकिंग के शीर्ष 10 खास किरदार आगामी प्रतियोगिता की तैयारी में कड़वी ट्रेनिंग और सीख में जुटे थे। वे 10 उत्तरी कायनात अकादमी की शान और सम्मान के लिए लड़ने को तैयार थे, इसीलिए वे जाहिर तौर पर उन किरदारों से पीछे नहीं रह सकते थे।
शायद अकादमी में ऐसी हवा देखकर अकादमी के ऊंचे अधिकारियों ने खबर भेजी कि जो छात्र सिद्धि रैंक तक तोड़ सकेंगे उन्हें उत्तरी कायनाती दरवाजे में जाने की काबिलियत मिलेगी। ये खबर फैलते ही शांत उत्तरी कायनात अकादमी में हलचल मच गई और अच्छी प्रतिभा वाले अनगिनत छात्रों की आंखें लाल हो गईं। इस दौरान वे बिजली इलाके और विभिन्न चेतना इजाफा जालों में बार बार गए, हर पल का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग और सीख में जुटे ताकि सिद्ध रैंक तक पहुंचकर उत्तरी कायनाती दरवाजे में ट्रेनिंग की काबिलियत हासिल करें। इस प्रेरणा में सबने अच्छे नतीजे पाए क्योंकि उत्तरी कायनात अकादमी में प्रतिभा की कमी नहीं थी। कुछ सीनियर्स और कई छात्र जो बदलाव चरण पर अटके थे सिर्फ एक कदम आगे बढ़कर सिद्धि रैंक तक पहुंच सकते थे। इसलिए 2 महीने के छोटे समय में पिछले कुछ सालों से रुके हुए कुछ खास छात्रों ने तोड़ना शुरू किया, जिससे अकादमी में ट्रेनिंग का माहौल बहुत बढ़ गया। जब उत्तरी कायनात अकादमी में हवा गर्म थी, बिजली इलाके का आखिरी स्तर अभी भी धुंधला और अंधेरा था और गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। ध्रुवांश बिजली समुद्र में चुपके से बैठा था। काली बिजली के छाप उसकी सतह पर पागलपन से नाच रहे थे और उसके छिद्रों से अंदर घुस रहे थे। एक अनकही बेकाबू शक्ति हल्की हल्की झलक रही थी जो उसके आसपास के बिजली तरल को लगातार भड़का और उबाल रही थी। कोई भी वहां होता तो महसूस कर सकता था कि ध्रुवांश के शरीर में शक्तियों का भंडार कितना विशाल था। बिजली समुद्र में दैवीय काली बिजलियां अभी भी गरज रही थीं और ध्रुवांश के शरीर पर उतर रही थीं, जिससे बिजली की चमक आसमान को ढक रही थी। ध्रुवांश का शरीर हल्का कांप रहा था क्योंकि वह दैवीय काली बिजली की शक्ति और उसमें घुसी असीम चेतना शक्ति को पागलपन से अवशोषित कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसकी भौहें सिकुड़ने लगीं क्योंकि वह जिस विस्फोटक एहसास का इंतजार कर रहा था वह अभी तक नहीं आया था। वह बुदबुदाया, यह अभी भी काफी नहीं है। उत्तरी दरिया बादशाह ने ध्रुवांश को देखा जो काली बिजली की चमक में डूबा हुआ था। इस वक्त उसकी भौहें भी सिकुड़ गई थीं। ध्रुवांश 3 पूरे महीने वहां था, फिर भी उसके शरीर में जमा शक्तियां उस स्तर तक नहीं पहुंची थीं जिससे वह एक झटके में तोड़ सके। अगर वह अब इनका विस्फोट शुरू करता तो उसकी निजी ताकत और बिजली राज शरीर दोनों में तरक्की होती। लेकिन साफ था कि तरक्की का स्तर उसे संतुष्ट नहीं करता। यहां 3 महीने के ढलने के बाद ध्रुवांश को दैवीय काली बिजली के खिलाफ कुछ प्रतिरोध मिलने लगा था। उत्तरी दरिया बादशाह ने प्राचीन चेहरे पर मुस्कान उभारी और बोला, चूंकि ऐसा है, मैं तुम्हें और ताकतवर देता हूं। अगले ही पल उसने अपनी आस्तीन हिलाई और बिजली समुद्र की सबसे गहरी जगह से गहरी दहाड़ें गूंजीं। बिजली तरल लहराने लगा और एक विशाल काला ड्रैगन धीरे धीरे काले समुद्र की गहराइयों से उभरा। उसके विशाल शरीर से बिजली की चमक भरी थी और सतह से ठंडी और प्राचीन चमक बिखर रही थी। यह विशाल काला ड्रैगन वही बिजली आत्मा थी जो कुछ समय पहले बिजली समुद्र में थी, लेकिन इस वक्त इसे उत्तरी दरिया बादशाह ने सील कर दिया था। इसलिए उत्तरी दरिया बादशाह की मंशा से इसका रूप कुछ बदल गया था। बिजली आत्मा ने अपनी आंखें चौड़ी कीं और बिजली समुद्र में मौजूद ध्रुवांश को देखा। अगले ही पल उसने अपनी भयंकर विशाल थूथन खोली और उससे जोरदार दहाड़ निकली। अचानक बिजली आत्मा की विशाल थूथन से बिजली तरल का एक विशाल चमकता खंभा निकला। बिजली समुद्र को चीरते हुए यह ध्रुवांश के शरीर पर जोर से टकराया। ध्रुवांश जोर से कांपा और काली बिजली की रोशनी उसके शरीर पर पागलपन से चमकने लगी। उसकी सतह पर छोटे छोटे जख्म उभरने लगे जो दिखा रहे थे कि वह अपने अंदर की विशाल शक्तियों के दबाव को झेल नहीं पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद ध्रुवांश ने रुकने की योजना नहीं बनाई। उलटे वह बिजली तरल के चमकते खंभे में मौजूद असीम शक्तियों को और पागलपन से अवशोषित करता रहा। अब अगर वह इन शक्तियों को और क्रूरता से दबाता तो विस्फोट और भयंकर होता। उसने 3 पूरे महीने तक इन्हें दबाया था और 3 पूरे महीने तक यातना और कष्ट झेला था। इसलिए वह किसी छोटी सी चीज से संतुष्ट नहीं होना चाहता था। ध्रुवांश को देखते हुए और उसके शरीर पर फैलते खून के निशानों को देखकर उत्तरी दरिया बादशाह का चेहरा हल्का गंभीर हो गया। इस लड़के की भूख वाकई कम नहीं है, लेकिन क्या उसे डर नहीं कि वह ऐसे फूलकर मर जाएगा?
क्या मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए? उत्तरी दरिया बादशाह के चेहरे पर भौहें सिकुड़ी। फिर उसने बेबसी से सिर हिलाया। छोड़ो, वह लड़का न तो गर्म दिमाग है न आवेगी। चूंकि उसकी इतनी भूख है, उसे इसमें शामिल जोखिम और खतरे भी पता होंगे। अब मुझे उसकी पूरी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर उत्तरी दरिया बादशाह ने और झिझक नहीं की। अपनी उंगली हिलाकर उसने बिजली आत्मा को फिर दहाड़ने दिया, जिससे असीम शक्ति वाली बिजली रोशनी गरजी और तुरंत ध्रुवांश के शरीर को लपेट लिया। खून के निशान तेजी से फैले, जिससे ध्रुवांश दूर से चीनी मिट्टी के बने शख्स जैसा लग रहा था, जो टूट सकता था। एक ऐसा नजारा जो किसी के दिल में डर और आशंका पैदा करता। अचानक एक हल्की आवाज गूंजी, जिसने उत्तरी दरिया बादशाह की आंखों को जोर से सिकोड़ दिया। तो क्या होने वाला है महान अकादमियों के प्रतियोगिता में? क्या होगा जब दोनों जानी दुश्मन ध्रुवांश और अबरार आएंगे आपने सामने? जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर।